वैभवशाली राज्य तथा विलासी राजा। जिस काल का हम वर्णन कर रहे हैं तब से अब तक पृथ्वी सूर्य के चारों ओर लगभग 2500 चक्कर लगा चुकी है और इसी की भांति भारत का भाग्य चक्र भी ना मालूम कितनी बार घूम चुका है। उस समय मगध में महापद्मनंदों का राज्य था। भारत स्वतंत्र था। यहाँ का व्यापार खूब बढ़ा चढ़ा था। यहाँ के बने हुए माल से देश विदेश के बाजार फटे पड़े थे। हिंदू शिल्पियों के हाथ में कुछ ऐसी सफाई थी, कुछ ऐसा जादू था कि जिस चीज को वो बनाते थे वही सबका मन मोह लेती थी। राजा भी यहाँ के कला कौशल तथा व्यापार को खूब प्रोत्साहन देता था। क्यों न देता, इससे लाभ भी तो उसके राज्य और देशवासियों का ही होता था। इस बढ़े हुए व्यापार के कारण देश में खूब धन था। राजकोष भी भरा पड़ा था। राजा के पास 10 पद्म रुपया होने के कारण ही उसका नाम महापद्मनंद पड़ा था। अपनी उंगली की इकाई गिनकर देखो तो और सोचो कि कितना बड़ा होगा वह महापद्म रुपया। आज अगर दुनिया के सब आदमियों को ये रुपया बांटा जाए तो एक एक आदमी के पास 50 लाख रुपया होगा और अकेले हिंदुस्तान में ही बांटा जाए तो इनमें से हर एक को 2.5 करोड़ रुपया मिले। ओह, कितना होगा वह धन और कितने सुखी थे उस समय के स्वतंत्र हिंदुस्तान के लोग। आज तो हिंदुस्तान में लखपति ही गिनती के हैं, फिर करोड़पतियों का तो पूछना ही क्या। बाकी तो हमारी साल भर की आमदनी कुल 56 रुपया ही है। इस वैभवशाली मगध राज्य की राजधानी थी कुसुमपुर। यह वही है जो आज पटना कहलाता है। उस समय इसका नाम कुसुमपुर था। बाद में यही पाटलिपुत्र बसाया गया जो बाद में बिगड़कर पटना हो गया। कुसुमपुर वास्तव में कुसुमपुर ही था। जैसे भंवरे पुष्प की सुगंध से आकर्षित होकर उसके चारों ओर मंडराते हैं, उनके गुणगान का गुंजन करते हैं, उसके गौरव के गीत गाते हैं तथा कुसुम के रस का पान करके अपनी इच्छा को तृप्त करते हैं, उसी प्रकार कुसुमपुर के वैभव तथा व्यापार के कारण दूर दूर के यात्री और व्यापारी वहां आते थे। उनका सदा ही जमघट लगा रहता था। वहां के सौंदर्य को देखकर अपनी आंखों को तृप्त करते, वहां के व्यापार से अपनी अभिवृद्धि करके अपनी इच्छाओं की पूर्ति करते तथा जहां भी जाते कुसुमपुर की कला और उसके धन की कहानी अपने साथ ले जाते। देश विदेश के राजदूत भी इस राजा के दरबार में उपस्थित होना अपना सौभाग्य समझते थे। महापद्मनंद के वंशज बड़ी अच्छी तरह से राज्य करते थे। राजा होते हुए भी वे अपने आप को प्रजा का स्वामी ना समझकर उनका सेवक समझते थे। हमारे यहाँ राजा का यही आदर्श है। राजा प्रजा की भलाई करना और सेवा करना अपना कर्तव्य मानता था, तो छोटे छोटे कर्मचारी भी सदा प्रजा के हितों का ध्यान रखते थे। परंतु यह दशा अधिक दिनों तक नहीं रही। नंद वंश का अंतिम राजा धनानंद बड़ा ही विलासी हो गया। राजकाज में उसका मन बिल्कुल नहीं लगता था। वह अपना सारा समय नाच गान, आमोद प्रमोद तथा रंगरलियों में व्यतीत करता था। कभी वसंत उत्सव धूमधाम से मनाने में रुपया पानी की तरह बहाया जाता तो कभी होली का उत्सव पर प्रजा का धन बुरी तरह फूका जाता। राजा अपने को प्रजा के धन का मालिक समझने लगा था। ऐसे व्यसनी राजा को किसी की नेक सलाह भी अच्छी नहीं लगती थी। वह तो केवल अपने खुशामदियों के वश में ही रहता था जो उसकी ही जी हुजूरी करते रहते थे। सौभाग्य से इस राजा का मंत्री कात्यायन बहुत ही योग्य था। उसका उपनाम था अमात्य राक्षस। वह केवल नाम से राक्षस था, वैसे वह ब्राह्मण था, बड़ा ही विद्वान था, नीति निपुण था तथा नंद के राज्यों को बड़ी कुशलता से संभाले हुए था। साथ ही वह अत्यंत स्वामी भक्त एवं राजभक्त था। राजा नंद के हाल देखकर उसको बहुत दुख होता था। वह चाहता था कि राजा राजकाज में ध्यान दे, परंतु राजा नंद तो अपने महलों से ही नहीं निकलता था। यहाँ तक कि मंत्री राक्षस भी उससे बड़ी कठिनता से मिल पाता था। मंत्री की इतनी योग्यता होते हुए भी राजा के राजकाज में ध्यान न देने के कारण राज्य में चारों ओर गड़बड़ मच गई। प्रजा दुखी रहने लगी। प्रजा रंजन के कारण ही राजा का नाम पड़ा है। राजा धनानंद तो प्रजा रंजन के स्थान पर अपना ही मनोरंजन करता था। भगवान राम ने राजा का जो आदर्श रखा था तथा जिसको सभी भारतीय नरेश और राजा धनानंद के पूर्वज पालन करते आए थे, उसको वह भूल गया। राम का आदर्श था लोकाराधन, न कि लोक शासन। हाँ, इस प्रकार प्रजा की सेवा करने वाले राजा राम को प्रजा ने अपनी स्वामी माना था। उनकी भक्ति करना अपना सौभाग्य समझा। राजा धनानंद ही जब प्रजा के लिए अच्छी भावना नहीं रखता था तो प्रजा में ही स्वभावत उसके प्रति निष्ठा रखने वालों की कमी हो गई। उनके दुखों को कोई भी सुनने वाला नहीं था। राजा धनानंद तक ना तो किसी की पहुंच थी और ना उसको इतना अवकाश था कि वह अपना रंग राग छोड़कर दुख और दर्द की कहानियां सुने। इससे पूर्व नंदों के शासनकाल में प्रजा जिन अधिकारों का उपभोग कर चुकी थी उनका अपहरण उसको खलने लगा। वह तो सुख शांति और सम्मानपूर्ण जीवन बिताने की आदी थी।
परंतु नंद राज्य के दिन उसको दूभर होते जा रहे थे। अपने चारों ओर नंद के विलासपुर कृत्यों को देखकर प्रजा की नैतिक भावना को ठेस लगती थी और उसके अत्याचार देखकर उसकी आत्मा विशुद्ध हो चुकी थी। आत्मसम्मान की रक्षा करने वाले और उसको मिटाने वालों में स्वाभाविक ही संघर्ष छिड़ गया। जगह जगह आकाश की ओर उठने वाले धुएं ने बताया कि अंदर आग सुलग रही है। लोगों ने इसी धूम्रपुंज में उठते हुए एक भव्य मूर्ति को देखा। यही है हमारा शासक चंद्रगुप्त मौर्य। देश प्रेम। चंद्रगुप्त मौर्य क्षत्रिय था। प्रारंभ में ये जाति मोर पर्वत के आसपास रहती थी। चंद्रगुप्त राजा नंद के यहाँ एक साधारण सैनिक था, परंतु वह था अत्यंत शूरवीर एवं धीर। उसमें देश प्रेम कूट कूट कर भरा था। अपने आसपास के लोगों में उसका बड़ा आदर था। उसके साथी उसको बड़ी श्रद्धा से देखते थे। उसने अस्त्र शस्त्रों के प्रयोग में बड़ी निपुणता प्राप्त कर ली थी। विशेषकर धनुष बाण और शूल में तो कोई भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता था। उसके साथी उसके अचूक निशाने को देखकर उसे अर्जुन का अवतार कहते थे। परंतु इन शस्त्रास्त्रों से बढ़कर उसके पास एक और बड़ी चीज थी। वह थी उसके हृदय की दृढ़ता, उसकी निर्भीकता, उसका आत्मविश्वास। जब अपने साथियों का ध्यान वह मगध राज्य के अत्याचारों की ओर खींचता तथा उसका विरोध करने को कहता तो वे कहते, भैया चंद्रगुप्त, तुम तो उनका विरोध कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारा शूल शत्रु के पेट की आंतड़ियों को भी खींचकर बाहर निकाल सकता है। तुम्हारा बाण छिपे से छिपे शत्रु का भी सिर धड़ से अलग कर सकता है। परंतु हम क्या खाकर उनका विरोध करें? हमें कहाँ इतनी कुशलता। तब चंद्रगुप्त उनको यही बतलाता कि शास्त्रों की ताकत से दिल की ताकत ज्यादा है। जिसमें आत्मविश्वास है वह दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली है। हम अन्याय और अत्याचार सहन नहीं करेंगे। बस यही भावना हमारे हृदय में होनी चाहिए और यही सबसे बड़ी शक्ति है। मनुष्य निर्भीक हो तो फिर उसे कौन सी शक्ति झुका सकेगी। एक दिन चंद्रगुप्त और उसके साथी बैठे हुए बातचीत कर रहे थे। कोई आदर्श तरुण एक वृद्ध को घेरे हुए थे। उनके घटे हुए शरीर और चौड़ी छाती को देखकर ये पता चलता था कि वे नित्य प्रति व्यायाम करते थे। राजा नंद के विलास और अत्याचारों का प्रमाण अभी तक प्रजा के आहार विहार पर नहीं पड़ा था। उनका नैतिक आदर्श अभी भी ऊंचा था। दुर्बलता एक पाप समझी जाती थी, इसलिए हर एक आदमी शक्तिशाली बनने की प्राणपण से कोशिश करता था। खाने पीने की ना तो किसी भांति की कमी थी और ना इसमें कोई लोभ करता था। इन सब तरुणों के बीच बैठा हुआ वृद्ध उनको पिछले राजाओं के समय का हाल बता रहा था। उसने उन्हें रघु की दिग्विजय का हाल बताया और फिर राम के द्वारा राक्षसों के वध और रावण के विरुद्ध युद्ध का रहस्य बतलाया। तो क्या दादा, आप समझते हैं कि यदि रावण सीता का हरण नहीं करता तो राम रावण से युद्ध करते? उनमें से एक ने पूछा। अवश्य करते बेटा। उनका तो उद्देश्य ही भारतवर्ष से सभी राक्षसों को, जो कि भारत की सभ्यता और धर्म को मिटाकर नष्ट कर देना चाहते थे, समूल उखाड़ फेंकना था। अगर रावण सीता को लौटा देता तो युद्ध का कोई और कारण ढूंढना पड़ता। उन्हें तो चक्रवर्ती साम्राज्य स्थापित करना था। बिना उसके देश कैसे सुख और शांति से रह सकता है? आज तो कोई चक्रवर्ती सम्राट नहीं है दादा। नहीं बेटा, आज कोई चक्रवर्ती सम्राट नहीं है। इसलिए तो सुना है कि अलेक्जेंद्र ने भारत पर चढ़ाई करने की सोची है। आज तक भारत पर आक्रमण करना तो दूर, कोई मन में इस बात का विचार भी ना ला सकता था। यह कहते कहते उस वृद्ध का गला रुंध गया और सूखी आंखों से भी 2 अश्रु बिंदु गिर गए। दादा, आज भारत में कई छोटे छोटे राजा हैं। क्या वे आपस में मिलकर अलेक्जेंद्र से नहीं लड़ेंगे? विजय गुप्त ने पूछा। क्यों मिलेंगे, क्यों नहीं? विनय मित्र बोला। शत्रु के विरुद्ध तो सबको मिलकर ही लड़ना चाहिए। अरे नहीं विनय मित्र, शत्रु उनसे एक साथ कहाँ लड़ेगा, वह तो एक एक से लड़ेगा। और यहाँ के राजा लोग ये कहाँ समझते हैं कि पड़ोसी के राज्य पर हमला है तो हम भी वहाँ जाकर शत्रु का सामना करें। जो दुष्ट प्रकृति के हैं वो तो पड़ोसी पर आपत्ति देखकर ही प्रसन्न हो जाएंगे। जो जरा सज्जन है वो अपने राज्य को बचाने की फिक्र में रहेंगे, परंतु जाकर दूसरे की सहायता नहीं करेंगे। चंद्रगुप्त ने कहा। एक और कठिनाई है चंद्रगुप्त, वृद्ध बोला। ये छोटे छोटे राजा हैं तो एक दूसरे के बराबर। यदि वे मिले तो नेता किसे बनाएंगे? इतनी समझ उनमें कहाँ है कि ऐसे अवसर पर छोटे बड़े का ख्याल नहीं किया जाता। आज मगध का राज्य ही भारत में सबसे बड़ा राज्य है। वह यदि चाहे तो सब राजा उसके मंडलिक बन जाएं और फिर भारत में एक छत्र राज्य हो जाए। ऐसा राज्य ही अलेक्जेंद्र जैसे शत्रु का सामना कर सकता है और कोई नहीं। फिर तो भारत की रक्षा की जिम्मेवारी मगध की है। विश्वगुप्त बोला। हाँ, मगध की ही, वृद्ध ने दृढ़ता से कहा। पर हमारे महाराज को इतनी फुर्सत कहाँ है? वृद्ध ने एक क्षण बाद ही ठंडी सांस लेते हुए कहा। तब तो हम यूनानियों के गुलाम हो जाएंगे, वासुमित्र ने व्यग्रता से कहा। यह सुनते ही सबके चेहरे फक पड़ गए, हृदय धड़कने लगा और एकाएक सबके मुंह से निकला, गुलाम यूनानियों के? और इसलिए कि मगध के सिंहासन पर एक अक्रमण्य और विलासी राजा बैठा है? वृद्ध ने जोर देकर कहा।
चंद्रगुप्त का हाथ एकदम तलवार की मूंछ पर था, मानो सामने ही यूनानी उनको गुलाम बनाने आ रहे हों और वह उनसे लड़ने को उगत है। उसकी त्योरियां चढ़ गई। भारतवर्ष गुलाम नहीं, कभी नहीं, उसने सरोज पर दृढ़ता से कहा। कभी नहीं। एक साथ 8 आवाजें गूंज गईं। कभी नहीं, पर कैसे? वृद्ध ने स्मित हास्य के साथ पूछा। एक क्षण को सब चुप हो गए, मानो किसी गहरे विचार में पड़ गए हों। भारत के स्वातंत्र्य के महान उत्तरदायित्व का पहाड़ सा बोझ और धनानंद के निर्बल कंधे। उन्होंने देखा कि वह बोझ को नहीं संभाल पा रहा है। हम मगध का राजा ही बदल देंगे, अरिमर्दन ने ऐसे विजय गर्वित स्वर में कहा, मानो उसने समस्या का हल ही कर दिया हो। सबने अरिमर्दन की ओर देखा और फिर एक बार चारों ओर देखा। सबकी दृष्टि चंद्रगुप्त पर ठहर गई। भैया चंद्रगुप्त हमारे महाराज होंगे, सब एकदम चिल्ला उठे और दूसरे ही क्षण वह स्थान महाराज चंद्रगुप्त की जय, मगधेश चंद्रगुप्त की जय के घोष से गूंज उठा। उस छोटे से दल ने एक ही क्षण में सैनिक चंद्रगुप्त को महाराज चंद्रगुप्त बना दिया, परंतु वे ये नहीं जानते थे कि चंद्रगुप्त को महाराज बनना इतना सरल नहीं होगा। एकाएक अमात्य राक्षस अपने 4 सहचरों के साथ वहां आ धमका। तब उनको मालूम हुआ कि जय घोष के द्वारा अपने निश्चय की डोंडी पीटना उनके जीवन की सबसे बड़ी भूल हुई। यह मगधेश चंद्रगुप्त कौन है सैनिकों? अमात्य राक्षस ने अधिकार एवं रोष भरे स्वर में पूछा। महाराज चंद्रगुप्त, घृणा के स्वर में उसने दूसरे ही क्षण कहा। सब सैनिक एकदम भौचक्के से रह गए। वे क्या उत्तर दे, उनकी समझ में नहीं आता था। शायद स्वयं महाराज नंद उस समय आते तो उनका सामना करते। उनको आनंद ही होता कि उनके निश्चय की पूर्ति इतनी जल्दी हो सकी। आज ही अभी चंद्रगुप्त सच में महाराज चंद्रगुप्त होते। यहाँ तो थे अमात्य राक्षस, उनसे वे क्या कहें। उनसे कहने की ना तो उनकी हिम्मत थी और ना बुद्धि ही सलाह देती थी कि उनका बाल भी बांका किया जाए, क्योंकि यूनानियों को हराने के लिए जहाँ चंद्रगुप्त जैसे वीर एवं शूर राजा की आवश्यकता थी, वहाँ अमात्य राक्षस जैसे राजकार्य कुशल, लोकप्रिय एवं नीतिपट्टू मंत्रियों की भी आवश्यकता थी। एक के बिना दूसरा अपूर्ण था। अमात्यवर, यूनानी भारत पर आक्रमण कर रहे हैं, अरिमर्दन ने बड़ी हिम्मत करके कहा। मुझे ज्ञात है सैनिक, राक्षस ने एकदम रोष भरे शब्दों में कहा, परंतु इससे तो सैनिक चंद्रगुप्त महाराज चंद्रगुप्त नहीं हो सकता। वे 10 सैनिक बंदी बना लिए गए। उन पर राजविद्रोह का अभियोग चला। राजा धनानंद ये सुनकर कि सैनिक चंद्रगुप्त ने राजविद्रोह किया है, आग बबूला हो गया। उसने आज्ञा दी कि चंद्रगुप्त को फांसी लगा दी जाए। चंद्रगुप्त को मृत्यु का डर नहीं था। वह वीर था। वह जानता था कि देश के लिए मरने का सौभाग्य थोड़ों को ही मिलता है। वह कोई अपने लिए सम्राट थोड़े बनना चाहता था। वह तो भारत को यूनानियों से बचाने के लिए तथा व्यापार में फिर से शांति स्थापित करने के लिए इस कांटों के मुकुट को ग्रहण कर रहा था। परंतु उसको इस बात का दुख अवश्य था कि वह अन्यायी राजा के हाथ से मारा जाएगा, पर देश की रक्षा न कर सकेगा। यदि युद्ध में लड़ते लड़ते मारा जाता तो वह वीर गति प्राप्त करता, परंतु चंद्रगुप्त को इस प्रकार मरना नहीं था। राज्य की जनता नंद से प्रसन्न नहीं थी, वरन वह तो उनके अत्याचारों से पीड़ित थी। फिर जो स्वयं वीर है, स्वदेश प्रेमी है, वे ऐसे आलसी और विषयी राजाओं को कब पसंद करेंगे? हर एक चाहता तो यही था कि नंद राजा ना रहे, परंतु ये सोचता कि केवल मैं ही अकेला ऐसा सोचता हूँ और मैं अकेला क्या ही कर सकता हूँ। इस तरह उन सब में अकेलेपन की भावना थी। सब लोग चंद्रगुप्त को अपना रक्षक एवं अगुआ मानने लगे, परंतु वह भी मन ही मन में। चंद्रगुप्त ने अभी तक कोई ऐसी योजना तो बनाई ही नहीं थी कि सबका उसके साथ संबंध आए। सब एक सी भावना रखने वाले लोग एकत्र होकर अपने सामूहिक बल का अनुभव करें तथा उस एक के नेतृत्व में रहकर कार्य करें। इसलिए नंद के विरुद्ध जनमत कितना भी क्यों ना हो, वह इस प्रकार के असंगठित समूह के भरोसे राजा नहीं बन सकता था। परंतु हाँ, उसको इतना लाभ अवश्य हुआ कि बंदी गृह की दीवारें उसको अधिक दिन तक रोक ना पाई। रात्रि के घने अंधकार में वह एक दिन भाग निकला। सोता हुआ नंद स्वप्न में चीख उठा और उधर उसकी पहुंच से दूर चंद्रगुप्त के रूप में उसकी मृत्यु अट्टहास कर रही थी। चाणक्य की चिंता। आज हम काशी, बनारस, प्रयाग, इलाहाबाद आदि जैसे बड़े बड़े विश्वविद्यालयों के नाम सुनते हैं। उसी प्रकार से एक विद्यालय प्राचीन काल में तक्षशिला में था। तक्षशिला पंजाब में है। यह विश्वविद्यालय बहुत बड़ा था, आज के विश्वविद्यालयों से बहुत बड़ा। इसमें 10,000 से अधिक विद्यार्थी पढ़ते थे। आज लखनऊ, काशी, प्रयाग तीनों विश्वविद्यालयों को मिलाकर भी इतने विद्यार्थी नहीं हैं। अमात्य राक्षस ने यहाँ शिक्षा पाई थी। जब वे यहाँ पढ़ते थे तब उनके साथ ही एक और ब्राह्मण बालक पढ़ता था। उसका नाम था विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त अत्यंत मेधावी एवं प्रखर बुद्धि का था, परंतु विधाता ने जहाँ उसको मेधा शक्ति खुले हाथों से दी थी, वहाँ शरीर सौंदर्य देते समय अपना हाथ खींच लिया था। उसका रंग काला था,
मानव हृदय और मस्तिष्क में स्थान न पा सकने के कारण अज्ञान अंधकार बाहर निकलने का प्रयास कर रहा हो। इस सौंदर्यहीन विष्णुगुप्त तथा राक्षस में बड़ी घनिष्ठता थी, शायद इसलिए कि वे दोनों ही राजनीति और समाजशास्त्र में विशेष रुचि रखते थे। राष्ट्र शक्ति की कारण मीमांसा पर उनमें खूब चर्चा होती थी। यह विष्णुगुप्त बाद में चाणक्य व कौटिल्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ। शिक्षा प्राप्त करके राक्षस मगध जैसे बड़े राज्य का अमात्य बना, परंतु चाणक्य इन झगड़ों से दूर कुटी बनाकर रहता था तथा अपना समस्त समय ज्ञानार्जन में लगे हुए जो विद्यार्थी उसके पास पढ़ने आते उन्हें पढ़ा देता था। एक दिन एक शिष्य ने आकर बताया, आर्य, यवनों ने भारत में प्रवेश कर लिया है। आर्य चाणक्य के माथे पर सिकुड़न सी पड़ गई। विस्फारित नेत्रों से उन्होंने अपने शिष्य की ओर देखा तथा धीरे धीरे यवनों ने भारत में प्रवेश कर लिया है वाक्य को दोहराया, मानो साथ ही वे किसी गहन विचार में पड़ गए हों। क्या भारत का प्रवेश द्वार किसी ने रोका नहीं? उन्होंने पूछा। सीमांत पर अवश्य ही जी जान से लड़े गुरुदेव, परंतु उनका किला अलेक्जेंद्र ने बुरी तरह घेर रखा था। इधर तक्षशिला का राजा अंबिक तो शत्रु से पहले ही मिल गया था। ऐसी दशा में अश्वकों ने अलेक्जेंद्र से संधि की प्रार्थना की। उसने उनसे इस शर्त पर संधि की कि वे देशी राजाओं के विरुद्ध उसकी सहायता करें। किले के फाटक खुल गए, अश्वक बाहर निकल गए। कुछ दूर उन्होंने अपना पड़ाव डाल दिया। उनकी इच्छा थी कि जन्मभूमि भारत में जाकर यवनों के विरुद्ध लोगों को भड़का दें। ठीक ही सोचा उन्होंने, यही नीति है। आर्य चाणक्य बीच में ही बोल उठे, पर आर्य वह ऐसा ना कर पाए। अलेक्जेंद्र को इसकी टोह लग गई। एक रात जब वे सो रहे थे तो अचानक उसने उन पर आक्रमण कर दिया, विश्वासघात किया। वीर अश्वकों ने झट से अपनी व्यूह रचना की, स्त्री और बालकों को बीच में किया तथा शेष घेरकर यवनों से लड़ने लगे। परंतु अलेक्जेंद्र की सेना विशाल थी। पुरुष वर्ग काम आया, फिर स्त्रियां लड़ी और अंत में छोटे छोटे बालक भी। कहते कहते शीलभद्र का सीना तन गया तथा गर्व से मस्तक ऊंचा उठ गया। और क्या हुआ शीलभद्र? आर्य चाणक्य ने पूछा। गुरुदेव, आगे तो उसका मार्ग निरापद रहा, परंतु वितस्ता के तट पर राजा पर्वतक से घोर युद्ध हुआ। अलेक्जेंद्र ने अपना युद्ध कौशल तो बहुत दिखाया, परंतु कुछ चली नहीं। जब झेलम के किनारे पर दोनों ओर की सेनाएं आमने सामने खड़ी थी, तब अलेक्जेंद्र ने ये दिखाने का प्रयत्न किया कि बरसात में वह नदी पार नहीं करेगा तथा रसद इकट्ठा करना शुरू कर दिया। परंतु एक अंधेरी रात में 20 मील ऊपर चलकर उसने झेलम पार की तथा रात में ही आक्रमण कर दिया। पर्वतक की सेना कोई अचेत नहीं थी। आक्रमण का करारा जवाब दिया गया। घोर युद्ध हुआ। अभी तक यवन सेना को कहीं गज सेना का सामना नहीं करना पड़ा था। पर्वतक के हाथियों ने यवन सेना को बुरी तरह कुचला। अपनी सूंड से लपेट लपेट कर अश्वरोहियों को पृथ्वी पर पछाड़ दिया। बहुतों को सूंड में लपेटकर ऊंचा उठा देते थे तथा महावत झट से उनका सिर काट देते थे। पृथ्वी पर पटक पैर से रौंद पताल लोग पहुंचाना तो मानो उनका खेल ही था। अलेक्जेंद्र ने जब सेना में यह त्राही त्राही देखी तो वह बहुत ही घबराया। उसने अपनी बची कुची सेना को दूसरे किनारे से बुलवा लिया, परंतु कोई लाभ नहीं हुआ। हारकर अंत में उसने पर्वतक के सामने मित्रता का हाथ बढ़ाया। तो अलेक्जेंद्र पराजित हुआ? आर्य चाणक्य ने प्रसन्न होकर कहा। हाँ आर्य, पराजित तो हुआ, परंतु उसकी पराजय से भारत को कोई लाभ नहीं हुआ। उसकी गति अभी तक नहीं रुकी है। उसने देखा कि पर्वतक एक महत्वाकांक्षी राजा है, अतः उसने प्रस्ताव किया कि चलो हम दोनों आगे चलकर भारत को जीते। तुम भारत के सम्राट बनना और मैं विश्व का सम्राट। कितना अबोध है पर्वतक, राजनीति में कोरा। आर्य चाणक्य विक्षुब्ध होकर बोले। अब अलेक्जेंद्र आगे बढ़ रहा है आर्य। उसकी सेना ने गांव गांव में अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया है। कई गांव जला डाले हैं। जो जरा भी सिर उठाता है उसका वध कर दिया जाता है। गांव लूटे जा रहे हैं। जबरदस्ती लोगों से धन और सेवा ली जा रही है। यवन नन्हे नन्हे बच्चों की बलि देकर अपना उत्सव मना रहे हैं। गोवंश का हास हो रहा है। आर्य, ऐसे अत्याचार तो आज तक कभी नहीं सुने। शीलभद्र ने जरा तेज होकर कहा। आर्य चाणक्य मौन थे। कुछ देर वे इसी प्रकार बैठे रहे। उनकी मुख मुद्रा और भाव भंगिमा से ये मालूम पड़ता था जैसे उनके मस्तिष्क में कोई नया विचार बड़ी तेजी से चल रहा है। अंत में वे बोले, वत्स शीलभद्र, महाराज पर्वतक द्वारा अलेक्जेंद्र को हराया जाना तो अच्छा ही रहा। यवनपति अलेक्जेंद्र को भी पता लग गया होगा कि हिंदुओं से लोहा लेना कितना कठिन है। इससे उसकी सेना की ये धारणा तो निर्मूल हो गई कि वह अजय है। उनका आत्मविश्वास अवश्य ही हिल गया होगा, परंतु इसको बिल्कुल उखाड़कर फेंकना है। यह काम तुमको करना होगा। तुम पर्वतक की सेना में प्रवेश करो। सैनिकों द्वारा अलेक्जेंद्र की सेना में यह प्रचार करो कि मगध की सेना अत्यंत विशाल एवं शक्तिशाली है, दुनिया में उसका कोई सामना नहीं कर सकता। और फिर वहां के हाथी तो पर्वतक के हाथियों से चौगुने अधिक हैं। उनकी संख्या इतनी अधिक है कि उनके लिए एक अलग नगर बसाया गया है। वहां के मंत्री राक्षस की एक अलग सेना है जिसमें राक्षस ही राक्षस है, जो कि मनुष्यों को जिंदा ही खा जाते हैं।
पानी तो इतना बरसता है कि महीनों बंद नहीं होता। मगध तक पहुंचने में अभी तक 180 नदियां पार करनी पड़ेंगी, जिनमें बहुत सी ऐसी हैं जिनमें डूबते देर नहीं लगती, आदि आदि। इससे उसकी सेना में भय का संचार होगा। यह असत्य भाषण मैं कैसे करूंगा आर्य, शीलभद्र ने कहा। यह समय सत्य असत्य के विचारने का नहीं है वत्स। अपने राष्ट्र का कल्याण और उसकी स्वतंत्रता ही सबसे बड़ा सत्य है। आज तो इस झूठे सत्य को लेकर अकर्मण्य बनकर बैठ जाओगे। कल समस्त देश पर विदेशी यवन मलेच्छों का राज्य हो जाएगा। उनका अत्याचार और उनका गोवध क्या सत्य होगा? जाओ, यही सत्य है, इसे करो। मैं तब तक मगध जाता हूँ और अलेक्जेंद्र के स्वागत की तैयारी करवाता हूँ। ऐसा स्वागत होगा जैसा कहीं नहीं हुआ होगा, आर्य चाणक्य ने कहा। आर्य मगध से एक सैनिक आया हुआ है। वह भी लोगों को समझाता रहता है कि उनको यवनों का विरोध करना चाहिए और एकदम भारत से बाहर निकाल देना चाहिए। पर्वतक को यह बहुत बुरा भला कह रहा था। कहता था कि वे यवनों के चंगुल में फंस गए हैं। उन्हें भारत का सम्राट बनना था तो स्वयं अपनी शक्ति से बनते। यवनों की सहायता करके उनके द्वारा भारत को पराधीन करवाना एक हिंदू को शोभा नहीं देता, शीलभद्र ने कहा। आर्य चाणक्य की आंखों में एकदम उत्सुकता सी चमक आ गई। वत्स, एक बार उसको मुझसे मिला दो, अवश्य ही हमारे लिए उपयोगी होगा, आर्य चाणक्य ने कहा। आर्य, अभी जाता हूँ। वह यहीं कहीं लोगों से बातचीत कर रहा होगा। उसमें कुछ ऐसा जादू है कि जिससे एक बार बात करता है उसे अपनी ओर खींच लेता है, शीलभद्र ने कहा। निस्वार्थ देश प्रेम ही वह जादू है शीलभद्र। अच्छा, लाओ तो उस जादूगर को, देखूं तो कैसा जादू है उसका, आर्य चाणक्य ने कहा। गुरु तथा शिष्य की पहली मुलाकात। गुरु को प्रणाम करके शीलभद्र चला गया। आर्य चाणक्य के मन में आज विचारों का तूफान मचा हुआ था। भारत में एक विदेशी राजा का प्रवेश। उनको मन ही मन में क्षोभ एवं क्रोध हो रहा था पर्वतक की मूर्खता पर। शत्रु को तो मूल से ही उखाड़ फेंकना चाहिए, यह नीति कहती है। उसका घर में घुसना, चाहे वह अपने को कितना ही हितु क्यों ना सिद्ध करे, हानिकारक ही है। खैर, अब पिछली भूल पर रोने से क्या लाभ, उन्होंने मन ही मन में कहा। हाँ, आगे का प्रबंध करना चाहिए। उन्होंने निश्चय किया कि मगध जाकर वहां के जनमत एवं सेना को अलेक्जेंद्र के विरुद्ध करेंगे ही, परंतु उनके जीते हुए प्रदेशों में भी विद्रोह अग्नि को भड़काकर उसे दोनों ओर से घेरकर पीस देंगे। इसी प्रकार की बहुत सी योजनाएं उनके मस्तिष्क में घूमती रही। लगभग दोपहर होने पर शीलभद्र ने चंद्रगुप्त के साथ कुटी में प्रवेश किया। उसने देखा कि गुरु चाणक्य को वह जिस स्थिति में छोड़ गया था उसी में अभी तक बैठे हैं तथा किसी गहन विचार में मग्न हैं। शीलभद्र और चंद्रगुप्त दोनों ने प्रणाम किया और बैठ गए। चंद्रगुप्त मन ही मन में यह सोचने लगा कि इस काले कलूटे ब्राह्मण ने जाने ही मुझे क्यों बुलवाया है। कहीं राक्षस ने इसको मेरी खबर लाने तथा पकड़ लाने को तो नहीं भेजा है, अथवा यवनों का कोई गुप्तचर तो नहीं है। यह विचार उसके मन में आते ही उसने अपनी तलवार की ओर देखा और फिर निश्चिंतता से बैठ गया। कितना अधिक था उसका आत्मविश्वास। आर्य चाणक्य ने बड़ी गंभीर वाणी में कहा, सैनिक, आज अलेक्जेंद्र मगध जीतने की लालसा से उस पर आक्रमण कर रहा है और तुम मगध छोड़कर यहाँ विचरण कर रहे हो। क्या तुमको अपने कर्तव्य का ज्ञान नहीं है? क्या तुम ये नहीं समझते कि मगध के हारने से समस्त भारत परतंत्र हो जाएगा? मुझे अपने कर्तव्य का भी ज्ञान है और मैंने भारत की स्वतंत्रता परतंत्रता के प्रश्न पर भी विचार किया है विप्रवर। चंद्रगुप्त ने उसी प्रकार गंभीरता से उत्तर दिया। फिर यहाँ क्यों आए हो? यदि एक सैनिक अपनी इच्छा से इधर उधर घूमता रहेगा तो क्या मगध की रक्षा हो सकेगी? क्यों नहीं होगी? मगध कोई फारस या मिस्र थोड़े ही है जो इस गर्व से फूले स्वयं ही अपने को विश्व विजेता कहने वाले अलेक्जेंद्र की एक ही चोट में अवनत हो जाए। चंद्रगुप्त ने बहुत ही सोच समझकर कहा। चंद्रगुप्त ने सोचा कि यदि इस ब्राह्मण के सम्मुख मगध की दुर्बलता का वर्णन किया और यदि यह कहीं यवन सेना का गुप्तचर हुआ तो अलेक्जेंद्र का हौसला और बढ़ जाएगा। चंद्रगुप्त को धनानंद ने फांसी की सजा दी थी, परंतु फिर भी वह नहीं चाहता था कि यवनेश अलेक्जेंद्र मगध पर आक्रमण करे। कितना उत्कृष्ट तथा सुलझा हुआ था उसका देश प्रेम, और यही देश प्रेम है किसी भी व्यक्ति की बहुमूल्य निधि। आर्य चाणक्य चंद्रगुप्त से बातचीत करते करते उसे बड़ी पैनी दृष्टि से देख रहे थे। उसका देश प्रेम उनसे छिप न सका और इसलिए इधर उधर की बातचीत करने की अपेक्षा उसके सम्मुख उन्होंने अपना हृदय खोलकर रख देना ही उचित समझा। वे बोले, सैनिक, अलेक्जेंद्र के विरुद्ध मगध की सेना भली भांति लड़ सके, इतना ही नहीं, उसको वह मगध पहुंचाने से पहले ही रोक दे तथा खदेड़कर देश से बाहर निकाल दे। इसके लिए मैं मगध जाऊंगा। क्या तुम मेरी कुछ सहायता कर सकते हो? यह सुनकर चंद्रगुप्त को भी आर्य चाणक्य की सत्यता पर विश्वास हो गया, क्योंकि शब्दों से अधिक आर्य चाणक्य के स्वर से पता चलता था कि यवनों को भारत से बाहर निकाल देने के लिए वह कितने तुले बैठे थे।
चंद्रगुप्त ने उनको अपना परिचय दिया तथा महाराज धनानंद के समस्त अत्याचारों का पूरा वर्णन किया। वह क्यों भागकर आया है ये सब बताया। यह सुनकर आर्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त को बड़े ध्यान से देखा और फिर ऐसे सिर हिलाया मानो उन्होंने कोई दृढ़ निश्चय किया हो। उन्होंने देखा कि चंद्रगुप्त अवश्य ही मगध का सम्राट बनने के योग्य है, परंतु फिर भी आज तो मगध के सम्राट पद से अधिक महत्व का कार्य है यवनों को देश से निकालना। चंद्रगुप्त ने उनको बताया कि मगध का राजा तो इतना विलासी है कि वह इस बात की कोई चिंता ही नहीं करेगा, पर उसका मंत्री राक्षस तो है, वह जैसे और सब काम देखता है वैसे यह कार्य भी करेगा। आर्य चाणक्य ने कहा, हाँ आर्य, अमात्य राक्षस तो है, परंतु वे तो इतने स्वामी भक्त हैं कि बिना नंद की आज्ञा के कुछ करेंगे ही नहीं और नंद आज्ञा देगा नहीं। चंद्रगुप्त ने बतलाया, फिर भी जाना तो चाहिए ही। राक्षस मेरा सहपाठी है, देशभक्त भी है, अवश्य ही मेरा कहना मानेगा। ऐसा कहकर आर्य चाणक्य ने एक निश्चय किया कि चंद्रगुप्त यहीं रहकर अलेक्जेंद्र के मार्ग में जितनी बाधाएं डाल सके डाले तथा मगध जाकर वहां सहायता प्राप्त करके यमुना के आगे अलेक्जेंद्र को किसी भी प्रकार न बढ़ने दे तथा शीघ्र ही देश से निकाल बाहर करे। आचार्य चाणक्य मगध में। उसी क्षण आर्य चाणक्य कुसुमपुर के मार्ग पर दिखाई दिए। वे निरंतर बढ़ते जाते थे। माघ की वर्षा और धूप उनको नहीं रोक पाती थी। उनको तो बस यही धुन थी कि कब मगध पहुंचे। यदि कहीं एक कदम भी रुक जाते तो मालूम होता कि बस अब यवन आगे बढ़ गए हैं। एक एक क्षण जो विदेशी एवं अत्याचारी यवन इस देश में बिता रहे थे उनको एक एक युग के बराबर मालूम होता था और फिर उनकी पीड़ा तो उनको असह्य थी। अपने ध्येय के प्रति आवश्यकता है इतनी लगन एवं तन्मयता की थके मांदे वे बराबर डग बढ़ाए चले जाते थे। उनके कदम रुके जाकर मगध के राज्य कार्यालय के द्वार पर ही अमात्य राक्षस को तक्षशिला के उस ब्राह्मण के आगमन की सूचना दी गई। अमात्य ने एकदम उनको अंदर बुलवाया। देखते ही दोनों का पिछला प्रेम उमड़ आया। राक्षस ने दौड़कर चाणक्य को बहुपाश से जकड़ लिया। दोनों बड़े प्रेम से मिले, परंतु चाणक्य तो अपनी बात को कहने के लिए अधीर हो रहे थे। कुछ देश की खबर है अमात्य राक्षस? चाणक्य ने पूछा। राक्षस प्रश्न को समझ गया, बोला, हाँ, अलेक्जेंद्र ने भारत में प्रवेश कर लिया है। पर्वतक से हारकर फिर भी उसकी सहायता से पंचनंद के राजाओं को हरा रहा है। वह मगध पर भी तो आक्रमण करेगा अमात्य श्रेष्ठ। उसके लिए मगध की सेना तैयार है। मगध की प्राणपण से रक्षा की जाएगी, परंतु कब? वह तो कुसुमपुर को आकर घेर लेगा। आज पंचनद के छोटे राज्यों की रक्षा ही मगध की ही तो रक्षा है, और फिर देश के यवनों को बाहर करने का कार्य भी तो मगध का ही है। इस सब के लिए तो महाराज से सलाह करनी होगी विष्णुगुप्त। अंत में यह तय हुआ कि दूसरे दिन महाराज से सलाह ली जाए। चाणक्य का अमात्य राक्षस के साथ चलना तय हुआ। चाणक्य तो चाहते ही थे आज ही तथा अभी महाराज के पास चला जाए, परंतु राक्षस ने बतलाया कि कल से पहले तो महाराज से भेंट हो ही नहीं सकती। यह सुनकर चाणक्य को चंद्रगुप्त की बात याद आ गई। उनके माथे पर बल पड़ गए। सोचने लगे कि जिस राजा से उसका मंत्री भी उसके महत्व के कार्य के लिए समय पर नहीं मिल सकता, वह राजा भारत के इस महान राज्य के योग्य कदापि नहीं है। दूसरे दिन प्रातःकाल ही अमात्य राक्षस तथा चाणक्य राजमहल के द्वार पर पहुंच गए। महाराज को सूचना भेजी गई। बड़ी देर बाद उत्तर आया कि बुला लाओ। दोनों अंदर गए। महाराज उस समय अपने प्रेमोधान में झूला झूल रहे थे। नर्तकियों का झुंड उन्हें घेरा खड़ा था। मदिरा पात्र पास में ही रखा था। अमात्य को देखते ही महाराज कहने लगे, अमात्य, आप हमको व्यर्थ ही कष्ट देते हैं। आप ही क्यों नहीं सब काम कर लेते? ऐसा क्या बड़ा काम आ पड़ा? क्या होलिका उत्सव का अभी से प्रबंध करना है? ओह, अरे! चाणक्य की ओर जरा तिरस्कारपूर्ण दृष्टि से देखकर, यह ब्राह्मण कौन है? साक्षात काल ही मालूम होता है। आर्य चाणक्य इस अपमानपूर्ण वाक्य को सुनकर एकदम क्रोध से लाल हो गए। उनकी आंखों में खून उतरने लगा, परंतु अत्यंत सावधानी से उन्होंने प्रयत्न पूर्वक अपने क्रोध को दबाकर वही शांत मुद्रा बनाए रखी। वे जानते थे कि इस समय यवनों को भारत से खदेड़ने के लिए मगध की सहायता चाहिए और उसके लिए राजाज्ञा प्राप्त करनी आवश्यक है। यह एक राष्ट्र कार्य है। राष्ट्र कार्य में इस प्रकार के मान अपमान की चिंता नहीं की जाती। उनके स्वाभिमान को ठेस अवश्य लगी, परंतु उससे भी बढ़कर प्रश्न था राष्ट्र के स्वाभिमान का। महाराज, ये मेरे सहपाठी हैं, तक्षशिला से आए हैं। अलेक्जेंद्र ने पर्वतक की सहायता से पंचनंद के राजाओं से युद्ध प्रारंभ कर दिया है तथा वह मगध आने वाला है। मगध की सेना तो तैयार है अमात्य। नई सेना की भर्ती शुरू कर दो और देखो हमारे लिए कुसुमपुर से दूर पूर्व में एक महल झटपट बनवा दो। हम तो वहीं रहेंगे, लड़ाई से दूर, एकदम दूर। क्यों नर्तकियों, ठीक है ना? मगध की रक्षा से पहले तो पंचनंद के राज्यों की रक्षा आवश्यक है महाराज। आर्य चाणक्य ने बीच में ही कहा, पंचनंद के राज्यों की रक्षा हमारी सेना क्यों करे ब्राह्मण?
तू चाहता है कि हमारी सेना तो सब वहां चली जाए और हम मगध में अकेले रह जाएं, नंद ने कहा। महाराज, अलेक्जेंद्र का आगे बढ़ना भारत और मगध के लिए घातक होगा और फिर उसको भारत से बाहर निकालना भी तो मगध राज्य का कर्तव्य है, आर्य चाणक्य ने कहा। हा हा हा, यह ब्राह्मण हमको कर्तव्य सिखाने आया है। नर्तकियों, जरा हमारे गुरुजी को देखना तो सही, काल भैरव के अवतार को जरा नमस्कार तो करो। हा हा हा, महाराज नंद ने व्यंग एवं तिरस्कार युक्त शब्दों में कहा। आर्य चाणक्य फिर एक बार लहू का घूंट पीकर रह गए। उन्होंने शांतिपूर्वक कहा, ब्राह्मण का तो ये कार्य ही है महाराज। आप यदि अब भी चुप बैठे रहे तो यवन अवश्य एक दिन मगध को नष्ट कर देंगे। फिर ना तो मगध राज्य होगा और ना मगध का राजा। विवेकहीन व्यक्ति की भांति नंद ये समझ नहीं पाया कि उसका हित भी राष्ट्र हित में है। आर्य चाणक्य की ये चेतावनी भी उसको बुरी लगी। वह बोला, तू हमको शाप देकर डराना चाहता है ब्राह्मण। नर्तकियों, इस ब्राह्मण को धक्के मारकर बाहर निकाल दो, दुष्ट कहीं का। नर्तकियां आगे बढ़ी। राजा के शब्दों ने आर्य चाणक्य की आशा को भग्न कर दिया। अपमान भरे इन शब्दों से उनका हृदय बिंद हो गया। उनका सात्विक क्रोध भड़क उठा। उन्होंने अपनी चोटी खोलकर प्रतिज्ञा की कि जब तक नंद राजा का उच्छेद करके राष्ट्र हितैषी एवं कर्तव्यनिष्ठ राजा गद्दी पर नहीं बैठा दूंगा, तब तक चोटी नहीं बांधूंगा। नंद ने इसको ब्राह्मण का प्रलाप समझा और फिर एक बार नर्तकियों के साथ उच्च अट्टहास कर उठा। आर्य चाणक्य एकदम राजमहल से बाहर हो गए। अमात्य राक्षस हतप्रभ सा ये सब कृत्य देखता रहा। वह क्या करे, उसकी समझ में नहीं आया। चुपचाप वह भी राजमहल में निकल गया। बाहर आकर आर्य चाणक्य से बोला, मित्र चाणक्य, व्यसनाधीन व्यक्ति की बुद्धि ठिकाने नहीं रहती, उसे क्षमा कर दो। परंतु राजा का व्यसनी होना तो देश के लिए घातक है अमात्यवर। नंद का उच्छेद अपने लिए नहीं, राष्ट्र के लिए करना होगा। देखते नहीं अलेक्जेंद्र एक के बाद एक छोटे छोटे राज्यों को हराता जा रहा है। प्रत्येक राज्य का बच्चा बच्चा अपनी स्वतंत्रता के लिए प्राणपण से प्रयत्नशील है, परंतु उनसे लड़ाई अलग अलग हो रही है। एक छोटे से राज्य की सेना तो कितनी ही हो सकती है। अलेक्जेंद्र के विशाल सैन्य बल के सागर में वह तरंग सी विलीन हो जाती है। आज देश में वीरता है, शूरता है, अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए सब कुछ अर्पण करने की शक्ति है, परंतु यदि कमी है तो एक सूत्र की जो सबको एक साथ बांध सके। अखिल भारतीय एक छत्र सम्राट की आवश्यकता है। यदि यह नहीं हुआ तो भारतवर्ष में यवनों का आधिपत्य सदा के लिए हो जाएगा, और यदि इस बार अलेक्जेंद्र लौट भी गया तो फिर भी कोई और आक्रमण कर देगा। क्या नंद इस योग्य है? बोलो राक्षस, तुम ही बोलो। राक्षस चुप था। फिर चाणक्य ने कहना प्रारंभ किया, राक्षस, तुम्हारे हृदय में देशभक्ति है, मैं जानता हूँ। जब हम तुम साथ पढ़ते थे तो तुम सदैव देशभक्ति की बातें किया करते थे। आज यवनों का आक्रमण देश पर सबसे बड़ी विपत्ति है। देश के भाग्य का निपटारा वर्षों के लिए हो रहा है। तुम इस मगध राज्य के अमात्य हो। राजा व्यसनी है, परंतु तुम्हें तो अपने कर्तव्य का ज्ञान है। शक्ति तुम्हारे ही हाथ में है। आओ अपनी सेना को लेकर शत्रुओं को भारत सीमा से बाहर निकाल दें। परंतु मित्र, क्या ये राजद्रोह नहीं होगा? अमात्य ने दबी जबान से कहा। अमात्यवर, राजा राष्ट्र के लिए है, ना कि राष्ट्र राजा के लिए। यदि अलेक्जेंद्र आज तुम्हारा राजा हो जाए तो उसकी भक्ति भी तुम राजभक्ति मानकर करोगे। राजभक्ति वही गुण है जहाँ राष्ट्र और देशभक्ति की पोषक हो, अन्यथा वह पाप है, सर्वथा त्याज्य है। परंतु मैंने राजा का इतने दिनों तक अन्न खाया है चाणक्य। छी छी, तुम कैसी अबोध बालक जैसी बातें करते हो। अन्न तो तुमने खाया है भारत भूमि का, आज उस पर विपत्ति है। आओ अपने अन्न का भार चुकाओ। मैं असमर्थ हूँ चाणक्य, अंत में अमात्य ने कहा। आर्य चाणक्य की सब आशाओं पर पानी फिर गया। फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। हाँ, चुपचाप एक और चल दिए। अमात्य उनको रोकें, इतना उनका साहस नहीं हुआ। भारतीय पराक्रम तथा अलेक्जेंद्र का अंत। आर्य चाणक्य लौटकर पंचनद गए। उन्होंने निश्चय किया कि वहीं जाकर वहां के समस्त छोटे राज्यों को संगठित करके अलेक्जेंद्र का एक साथ सामना किया जाए। परंतु वहां पहुंचने पर उनको पता चला कि उनके लिए इन सब की कोई आवश्यकता ही नहीं रह गई थी। चंद्रगुप्त ने पहले ही इस साधन का सफल उपयोग कर लिया था। उसने समस्त पंचनद में घूमकर राजाओं से, उनके सेनापतियों से, गणराज्यों के प्रतिनिधियों से बातचीत की, उनको असली स्थिति समझाई। स्वयं राजा पर्वतक से मिला, उसके हृदय में दबे हुए देश प्रेम को उभारा। उसने उनसे कहा, महाराज, आप जैसे वीरों को जन्म देकर भारत भूमि अपने को धन्य समझती है। जिस अलेक्जेंद्र को गर्व था कि दुनिया में उसको कोई नहीं हरा पाया, उसका गर्व आपने ही चूर किया। परंतु महाराज, वह आस्तीन का सांप बनकर अपने घर में आ घुसा है। आप क्या सोचते हैं कि मगध विजय करने के बाद वह आपको राज्य करने देगा?
अवश्य ही वह किसी न किसी छल छिद्र से आपका वध करवाएगा। वैसे भी ये कहाँ तक उचित है कि आपने जिसको पराजित किया हो वह तो बने विश्व सम्राट और आप उसके अधीन रहे भारत सम्राट। ये बातें सुनकर पर्वतक की आंखें खुल गई। उन्होंने अपनी सेना को आगे बढ़ने से रोक दिया। पंचनद के छोटे छोटे राज्य भी मिलकर अलेक्जेंद्र की सेना को त्रस्त करने लगे। शीलभद्र ने भी चाणक्य की आज्ञा अनुसार अपना कार्य किया। अलेक्जेंद्र के सिपाहियों की हिम्मत टूट गई। मगध नाम सुनते ही उनको जूड़ी चढ़ती थी। बस एक दिन सबने निश्चय किया कि अब हम आगे नहीं बढ़ेंगे वरन अपने घर लौट चलेंगे। अलेक्जेंद्र ने बहुत कुछ समझाया बुझाया, मदिरा छोड़ दी, 3 दिन तक भोजन नहीं किया, परंतु कुछ प्रभाव नहीं पड़ा। अंत में हारकर उसने निश्चय किया कि अब घर लौट चलेंगे तथा कुछ दिन रहकर फिर भारत से बचे हुए प्रदेश को जीतेंगे। आर्य चाणक्य चंद्रगुप्त के प्रयत्नों से अधिक प्रसन्न हुए। अब उन्होंने निश्चय किया कि अलेक्जेंद्र को जीवित वापस नहीं जाने देना चाहिए। अतएव वे सिंधु और मकरान के प्रदेशों में गए। वहां के गणराज्यों को पहले से ही उसके विरुद्ध उभार दिया। पश्चिमोत्तर का मार्ग जिस ओर से वह भारत में आया था उन्होंने पहले से ही बंद कर दिया था, क्योंकि वहां अश्वकों ने विरोध कर रखा था। उस ओर से जाने की अलेक्जेंद्र की हिम्मत नहीं हुई। सिंधु और मकरान के मार्ग को भी वहां के निवासियों को इस आक्रमण के विरुद्ध उभार कर उसके लिए और भी कठिन बना दिया। अलेक्जेंद्र ने अपनी सेना के 2 भाग किए। एक तो समुद्री मार्ग से नियार्कस की अध्यक्षता में तथा दूसरा स्वयं उसके साथ मकरान के रेगिस्तान से होकर गया। मल्लियों ने उनको बड़ा तंग किया, यहाँ तक कि एक तीर उसके वक्षस्थल पर इतनी जोर से लगा कि अत्यंत घातक घाव हो गया, जिसके फलस्वरूप वह बेबीलोन जाकर मर गया। पर यात्र पारवर्ती बलूची जातियों ने उसको बहुत तंग किया। सैकड़ों सिपाही बिना पानी के मर गए, कई भालू में झुलस गए तथा युद्ध में तो अनेक मारे गए। अंत में एक दिन वह कह उठा, भारतवर्ष में मैं हर जगह भारतवासियों के आक्रमण तथा कोप का भाजन बना। उन्होंने मेरे कंधे को घायल किया, गांधारियों ने मेरे पैर पर निशाना बनाया। मल्लियों से युद्ध करते हुए एक तीर की नोक से मेरा वक्षस्थल छिल गया और गर्दन पर भी गदा का एक तगड़ा हाथ पड़ा। भारत का आक्रमण मेरे जीवन की सबसे बड़ी भूल है। इस प्रकार आर्य चाणक्य और चंद्रगुप्त ने मिलकर अलेक्जेंद्र को न केवल भारत से ही निकाला, परंतु निकालते निकालते भी उसके सैन्य का संहार किया तथा स्वयं उसको मारने का प्रयत्न किया। बेबीलोन जाकर वह मर गया, परंतु उसने अपने सेनापति सेल्यूकस को अपनी भारत विजय की अभिलाषा को पूर्ण करने की प्रतिज्ञा करवा ली। भविष्य की योजना। संध्या समय लाल लाल सूर्य अस्ताचल की ओर भागा जा रहा था। मानो पश्चिम की ओर पीठ दिखाकर भागते हुए शत्रु की पीठ पर लगा हुआ विशाल रक्त व्रण हो। चहकते हुए पक्षी शत्रु के इस प्रयाण पर आनंद गान कर रहे थे। अचानक आए हुए इस बवंडर से एक दिन विपाशा का जल प्रवाह शुद्ध हो उठा था। आज वह भी शांत कलकल ध्वनि से बह रहा था और उसके साथ ही संपूर्ण देश भी एक संतोष की सांस ले रहा था। परंतु विपाशा के तट पर बैठे हुए 2 व्यक्तियों के मन में अभी शांति और समाधान नहीं था। उनकी मुख मुद्रा से मालूम होता था कि उनका मस्तिष्क किसी उलझी हुई गुत्थी को सुलझाने में लगा हुआ है। अलेक्जेंद्र को अंत में अपने प्राणों से हाथ धोने ही पड़े आर्य, चंद्रगुप्त ने शांति भंग करते हुए कहा। हाँ वत्स, अलेक्जेंद्र तो भारत के आक्रमण के फल को भुगत चुका। संक्रामक रोग का रोगी खुद तो मर जाता है, पर अपना रोग दुनिया में छोड़ ही जाता है। उसके कीटाणु हवा में फैलकर दूसरों को अपना शिकार बनाते हैं। विश्व विजय की इच्छा रखने वाले अलेक्जेंद्र की जब यहाँ दाल न गली तो सेल्यूकस क्या खाकर भारत विजय का विचार करेगा, चंद्रगुप्त ने मुंह बनाकर कहा। और सुना है आर्य कि अलेक्जेंद्र के सेनापति सेल्यूकस और टॉलमी में भी आपस में उनके साम्राज्य के लिए युद्ध हो रहा है। यह सब सत्य है वत्स, परंतु भारत का कल्याण तो भारत की ही शक्ति से होगा, आर्य चाणक्य ने कहा। नहीं आर्य, नहीं, इस महान ध्येय को कैसे भुलाया जा सकता है। हाँ, अलेक्जेंद्र को भारत से निकालकर जरा सांस लेने का समय अवश्य मिला है। अभी तो शेर में पूनी भी नहीं कती है चंद्रगुप्त, आर्य चाणक्य ने व्याकुलता से कहा। भारत की इस अजय शक्ति का उष्काल तो उस समय होगा जब तुम मगध के सिंहासन पर आरूढ़ होगे। असली कार्य तो अभी आगे पड़ा है। आर्य चाणक्य और चंद्रगुप्त दोनों ही अपने भावी कार्यक्रम पर विचार करने लगे। पश्चिमोत्तर सिंधु एवं आधुनिक राजस्थान के छोटे छोटे राज्यों पर चंद्रगुप्त का सिक्का जम चुका था। उन्होंने उसको अपने नेता के रूप में देखा तथा उसी के दृढ़ नेतृत्व में अलेक्जेंद्र को भारत से खदेड़ा था। परंतु एक छत्र साम्राज्य निर्माण करने में पर्वतक और नंद 2 बड़ी बाधाएं थीं। भारत में सबसे बड़ा राज्य मगध का ही था, पर पर्वतक का राज्य भी कोई छोटा मोटा राज्य नहीं था। और फिर अलेक्जेंद्र की सहायता से पंचनंद के छोटे छोटे राज्यों को जीतकर पर्वतक ने अपने राज्य को और भी बढ़ा लिया था। राजा नंद विलासी था। उसके जीवन में किसी भी प्रकार की महत्वाकांक्षा नहीं थी, परंतु पर्वतक महत्वाकांक्षी राजा था। उसकी आकांक्षा थी कि वह भारत का सम्राट बने। चंद्रगुप्त और चाणक्य दोनों ही उसकी इस महत्वाकांक्षा को जानते थे।
पर्वतक भारत का सम्राट बनना चाहता है, जानते हो चंद्रगुप्त? आर्य चाणक्य ने पूछा। हाँ आर्य, जानता हूँ। इसलिए तो उसने अलेक्जेंद्र को पराजित करके भी उससे मैत्री की थी। परंतु अब क्या है? अब तो अलेक्जेंद्र इस दुनिया में नहीं रहा, चंद्रगुप्त ने कहा। अलेक्जेंद्र नहीं रहा तो क्या हुआ? उसका सेनापति सेल्यूकस तो है। पर्वतक है भी इतना महत्वाकांक्षी कि वह अपनी इस महत्वाकांक्षा को पूर्ण करने के लिए सेल्यूकस की सहायता लेने में संकोच नहीं करेगा। विदेशी को सहायता के लिए बुलाना तो शत्रु को घर का मार्ग दिखाना ही है। तब तो पहले पर्वतक से ही युद्ध किया जाए आर्य, चंद्रगुप्त ने उत्तेजित होकर कहा। नहीं वत्स, आर्य चाणक्य मुस्कुराते हुए बोले। पर्वतक से अभी युद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। नंद और पर्वतक दो कांटे हैं। कांटों को कांटे से ही उखाड़ना बुद्धिमानी का काम है। नंद तो विलासी, आलसी और कायर है, उसमें किसी प्रकार की महत्वाकांक्षा नहीं है। परंतु पर्वतक वीर एवं महत्वाकांक्षी है। उसको मगध पर आक्रमण करने के लिए उकसाया जाए, वह तैयार हो जाएगा। नंद को वह अवश्य ही पराजित करेगा, परंतु इसके पहले कि वह मगध पर अधिकार जमाए, तुम मगध के रक्षक के रूप में प्रकट होकर पर्वतक से युद्ध करना। उस युद्ध में अथवा अन्य किसी षड्यंत्र के द्वारा पर्वतक का वध करना होगा। मगध की जनता तुमको त्राता पाकर अवश्य ही तुम्हारा अभिषेक करेगी। इसके लिए मैं नंद के विरुद्ध अभी जाकर जन समाज को उभार कर संगठित करता हूँ और तुम पर्वतक से मिलकर आक्रमण की तैयारी करो। पर्वतक के साथ इस प्रकार विश्वासघात कहाँ ठीक होगा आर्य? मेरे स्थान पर उसी को भारत सम्राट बनने दीजिए। एक छत्र साम्राज्य ही तो चाहिए, सम्राट फिर कोई भी क्यों ना हो। चंद्रगुप्त, तुम भूल रहे हो, तुम्हारा व्यक्तित्व अभी मिटा नहीं है। तुम अपने लिए नहीं, भारत के लिए सम्राट बनोगे। चंद्रगुप्त सम्राट नहीं होगा, परंतु भारत सम्राट चंद्रगुप्त होगा। पर्वतक जैसा स्वार्थी तथा महत्वाकांक्षी, फिर वह कितना ही वीर क्यों ना हो, सम्राट बनने के योग्य नहीं है। भारत का सम्राट तो निस्वार्थ वृत्ति से संयम एवं दृढ़ता पूर्वक जनता की सेवा करने वाला व्यक्ति चाहिए। भगवान ने तुमको ये गुण दिए हैं, पर तुम भूल से उन्हें अपना समझ बैठे हो। वे देश के हैं और देश का अधिकार है कि तुम उनका उचित उपयोग करो। तुम सम्राट बनने न बनने वाले कौन होते हो? आज देश को आवश्यकता है कि तुम उसकी पूर्ति के लिए सम्राट बनोगे। कल आवश्यकता होगी तो उसी के लिए तुम्हें भिक्षुक भी बनना पड़ेगा। आर्य चाणक्य बोलते बोलते आवेश में आ गए। चंद्रगुप्त एकदम सहम गया। वह धीरे से क्षमा याचना करता हुआ बोला, क्षमा कीजिए आर्य, मैंने देश के सामने अपने स्वार्थों का कोई महत्व नहीं दिया है। पर हाँ, स्वार्थपूर्ण देशभक्ति की कल्पना अभी तक मेरे सम्मुख नहीं आई थी। आज अवश्य ही मैंने एक नया पाठ पढ़ा है। हाँ वत्स, इस पुण्य भूमि भारत के लिए एक पर्वतक नहीं, कितने ही पर्वतकों की बलि देनी होगी। अच्छा उठो, सबसे पूर्व तो जाकर वाहिकों को जगाओ। अलेक्जेंद्र के राज्य में भारत का यह भाग अभी तक है। विद्रोह का ये उपयुक्त समय है। उनकी तथा अन्य छोटे छोटे राज्यों की सेना को संगठित करके पर्वतक के साथ नंद पर आक्रमण करने की तैयारी करो। अभिषेक की तैयारी। आर्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त को विदा कर मगध की ओर प्रस्थान किया। आज से 6 वर्ष पूर्व भी वे वहां भारत से अलेक्जेंद्र को निकालने के लिए मगधराज नंद को उसके कर्तव्य का ज्ञान कराने एवं उसे सहायता की याचना करने गए थे और आज जा रहे थे। भविष्य में कोई अलेक्जेंद्र भारत की ओर मुख भी ना कर सके, इसलिए मगध में एक शक्तिशाली साम्राज्य के निर्माण हेतु नंद वंश को नष्ट करने आज वे याचक बनकर नहीं, संहारक बनकर जा रहे थे। पर याचना और संहार दोनों के पीछे था सात्विक देश प्रेम। रात्रि के निबिड़ अंधकार में आर्य चाणक्य ने वेश बदले चुपके से कुसुमपुर में प्रवेश किया। राजा नंद बेखबर अपने राजमहल में पड़ा हुआ था। सर्वनाश इसी प्रकार वेश बदलकर चुपचाप प्रवेश करता है। कुसुमपुर में उसका निवास नंद राज्य के लिए गुण का काम करता था। उनका एक एक क्षण उसके राज्य की जड़ें खोखली बनाने में व्यतीत होता था। नंद की सत्ता उनको असह्य हो गई थी। राज्य में आकर नंद के दुराचारों का प्रत्यक्ष ज्ञान होने के कारण उनको और भी तीव्र वेदना होती थी। ज्यों-ज्यों वह वेदना तीव्र होती, त्यों-त्यों वह अपने कार्य की गति को तीव्र करते। जनता में फैली हुई नंद विरोधी भावनाओं का उन्होंने पूर्ण लाभ उठाया। मंत्री राक्षस तथा सेनापति भागुरायन के मनमुटाव को अधिक उत्तेजित करके भागुरायन को अपनी ओर मिला लिया। सामंत शक्तार, जिसके की 6 पुत्रों का राजा नंद ने वध करवा दिया था, वह भी इनकी ओर आ मिला। कुसुमपुर में आर्य चाणक्य सब तैयारी कर चुके थे। चंद्रगुप्त को आक्रमण के लिए कब बुलाया जाए, इसी विचार में बैठे हुए थे कि चंद्रगुप्त का दूत भी आ पहुंचा। वह अभिवादन करके एक और खड़ा हो गया। आर्य चाणक्य ने कुशल क्षेम के उपरांत समाचार पूछे। दूत बोला, आर्य वाहिक गण आज स्वतंत्र हैं। महाराज चंद्रगुप्त ने उनको स्वतंत्र संदेश सुनाया। उन्होंने उनमें नवजीवन का संचार कर दिया। उनकी विरोधाग्नि भभक उठी और उसमें उनकी दास्ता तथा यूनानी क्षत्रप दोनों ही भस्मीभूत हो गए। अब महाराज ही उनके अधिपति हैं। यह तो ठीक ही हुआ दूत, पर शेष राज्यों का क्या हाल है? आर्य महाराज ने कुलुत के चित्रवर्मा, मलय के सिंहनाद, कश्मीर के पुष्कराक्ष,
सिंधु के सिंधु सेन तथा अन्य छोटे छोटे गणराज्यों को अपनी ओर मिला लिया है। वे सब अपनी सेना लेकर महाराज चंद्रगुप्त की आज्ञा पर कूच करने को तैयार है। और प्रवर्तक से कुछ बातचीत हुई है या नहीं? हाँ आर्य, मगध के आक्रमण के प्रत्यक्ष नेता तो वही है। भारत के भावी सम्राट बनने की लालसा से वे भी दलबल सहित आ रहे हैं। आक्रमण के लिए कौन सा समय उपयुक्त होगा तथा आदेश क्या है, इसलिए मुझे यहाँ भेजा है। आर्य चाणक्य ये सुनकर फिर विचारों में लीन हो गए। कौन सा दिन इसके लिए उपयुक्त होगा, यही था उनके सामने प्रमुख प्रश्न। एकाएक जय घोष की तुमुल वाणी से उनकी शांति भंग हुई। दूत को उन्होंने जय घोष का कारण जानने के लिए भेजा। थोड़ी देर में दूत ने बताया कि अगले मास इसी तिथि को राजकुमार सुमाल्य के यौवा राज्याभिषेक की घोषणा की जा रही है। आर्य चाणक्य की आंखों में एकदम चमक आ गई। क्रूर मुस्कान उनके होठों पर खेलने लगी। फिर दृढ़ता के साथ बोले, दूत, अभिषेक की घोषणा हो चुकी है। अभिषेक होना ही चाहिए। जाओ, चंद्रगुप्त से कहो कि अभियान का यही दिन उपयुक्त है। कुसुमपुर पहुंचने तक अपनी सेना की गतिविधि का पता न लगने पाए। अभिवादन करके दूत चला गया। आर्य चाणक्य भी अभिषेक की तैयारी में जुट गए। सम्राट चंद्रगुप्त की जय। मगध के राजभवन में आज चहल पहल मची हुई है। परिचारक एवं परिचारिकाएं इधर से उधर दौड़ धूप कर रहे हैं। राजमहिषी स्वयं आज बड़ी व्यस्त हैं। राजमहल की सब सजावट अपनी ही देखरेख में करवा रही हैं। कभी इस बेली को यहाँ से हटाकर वहाँ लगवाती हैं, तो कभी चित्रों को इधर से उधर हटाती हैं। यौव राजाभिषेक के पश्चात राजमहिषी के पास आशीर्वाद के लिए आने को राजकुमार सुमाल्य के लिए प्रवेश द्वार विशेष रूप से बनाया गया है। राजमहिषी ने विज्ञ कलाकार की भांति उनका सुरुचिपूर्ण निर्माण करवाया है। महाराज नंद के लिए आज विशेष सुरा डाली गई है। राज्य भर की नर्तकियां आज कुसुमपुर में एकत्र हैं। प्रत्येक के लिए अपनी अपनी रुचि के वस्त्रभूषण दिए गए हैं। उनसे अपेक्षा है कि अपनी नृत्य कला का अनूठा प्रदर्शन करके आज महाराज, राजकुमार तथा दरबारियों के चित्त को लुभाकर मनमाना पुरस्कार पाएं। यह साज सजावट राजमहल तक ही सीमित नहीं है, बल्कि आज पूरा कुसुमपुर सजाया जा रहा है। जनता के हाथ पैर तो सजावट में लगे हैं, परंतु उसका हृदय उसमें नहीं है। वह तो हृदय में अत्याचार की वेदना लिए हुए अंतस्थल में विद्रोह अग्नि की चिंगारी को उत्पन्न श्वास से प्रज्वलित करते हुए मुख्य पर हास्य एवं प्रसन्नता का दिखावा कर रही है। वह दीप प्रकाश की तैयारी अभिषेक का आनंद प्रकट करने के लिए नहीं कर रही, पर इसलिए कि एक दीप से दूसरा दीप जलकर प्रलयकारी ज्वाला प्रकट हो, जिसमें समस्त नंदवंश भस्मीभूत हो जाए। चारों ओर की इस चहल पहल में आर्य चाणक्य भी सम्मिलित है, परंतु वे दूसरे ही अभिषेक की तैयारी में है। वे तो क्रांति के अग्रदूत की भांति व्यस्त है। अपने दूतों को उन्होंने चारों ओर लगा रखा है। सेनापति भागुरायन को, जिन्हें उन्होंने अपनी ओर फोड़ लिया था, आज सचेत कर दिया गया है। सेना को आज्ञा मिल चुकी है कि सेनापति के सिवाय किसी की भी आज्ञा का पालन न करें। सुमाल्य की विमाताएं भी आज उसके प्राणों की गाहक हैं। कौटिल्य की कूटनीति ने मगध राज्यों को चारों ओर से जकड़ रखा है। महारानी तथा राजकुमार सुमाल्य बड़ी उत्सुकता से राज तिलक की घड़ी की बाट जोह रहे थे। काम में लगे हुए मनुष्य का समय घोड़े की चाल से दौड़ता है, परंतु आज एक क्षण अवकाश न रहने पर भी इन दोनों का समय बहुत धीरे धीरे रेंगता सा जा रहा था। सुमाल्य भविष्य के सुनहले स्वप्नों के झूलों में झूल रहा था। यदि कहीं उसे अपने भविष्य का सच्चा ज्ञान होता तो। परमात्मा ने भविष्य इसलिए अंधकार में रखा है ताकि वर्तमान के क्षणिक सुख में उस सुख का आनंद लूटने से अथवा वर्तमान के क्षणिक दुख में अपनी शक्तियों का उपयोग करने से मनुष्य वंचित न रह जाए। जैसे तैसे वह घड़ी उपस्थित हुई। राजमहल से महाराज, युवराज, अमात्य तथा समस्त सभासदों की सवारी चल दी। बंदीगण जय गान करते जाते थे। जय घोष से गगन मंडल गूंज उठा। एकाएक अमात्य राक्षस को दूसरा ही जय घोष सुनाई पड़ा। उनके कान अनिष्ट की आशंका से खड़े हो गए। सेनापति ने कहा कि महाराज के जय घोष की सुदूर हिमाचल से टकराकर लौटने वाली प्रतिध्वनि होगी, परंतु यह तो विलासी नंद के अत्याचारों से क्षुब्ध प्रजा की आहों की प्रतिध्वनि थी, जिसकी गूंज विनाशकारी तूफान की भांति प्रतिक्षण बढ़ती जा रही थी। अमात्य राक्षस को संतोष नहीं हुआ। उसके हृदय में व्याकुलता थी। उसके कान आसपास के तुमुलनाद को ना सुनकर दूर के ही जय घोष को सुन रहे थे। इतने में ही दूत दौड़ता हुआ आया। माथा ठोककर अमात्य राक्षस के सम्मुख खड़ा हो गया। अमात्य राक्षस ने व्याकुलता के साथ कुछ क्रुद्ध होकर पूछा, बोलो दूत, क्या है आज अपशकुन कैसा? बोलो, शीघ्र बोलो। प्रलय हो गया अमात्यवर। कुसुमपुर को शत्रुओं ने घेर लिया। यदि शीघ्र ही उनको ना रोका गया तो राजमहल तक पहुंच जाएंगे। अमात्य राक्षस को एकदम धक्का लगा। उनकी शंका निर्मूल ना रही, परंतु उन्होंने अपने आप को संभाला। सवारी को एकदम रोक देने की आज्ञा दी गई। महाराज नंद कुछ समझ ना पाए। अमात्य राक्षस ने जाकर कहा, महाराज अभिषेक किसी अन्य दिन कीजिएगा, आज तो रण करना होगा। शत्रुओं ने नगर को घेर लिया है। कायरता का पुतला नंद एक बार काम गया, परंतु दूसरे ही क्षण बोला, अमात्य हमारे शत्रु तो हमको सताते ही हैं, परंतु तुम भी रंग में भंग कर देते हो।
आज अभिषेक का दिन है। राज्य के कोने कोने में नर्तकियां आई हैं और तुम कहते हो रण को चलो। जाओ, तुम और सेनापति सेना लेकर रण करो। तुम लोगों को और सेना को इसलिए तो वेतन मिलता है। तुम अपना काम करो और हमको अपना काम करने दो। सवारी को आगे बढ़ने दो। अमात्य क्रोध से दांत पीसकर रह गया। उसको विश्वास हो गया कि सर्वनाश निश्चित ही है। जैसे ही उन्होंने अपने घोड़े की भाग मोड़ी कि भीड़ में से एक चमचमाती हुई कटार आती हुई दिखी। विद्युत के प्रकाश की भांति उसका प्रकाश भी आकाश में खेल गया तथा दूसरे ही क्षण वह नंद के वक्षस्थल पर खून से सनी हुई ग्रहण के चंद्र की भांति चमक उठी। नंद एक क्षण चित्कार करके इस लोक को छोड़ गया। चारों ओर कोलाहल मच गया। राज्य कर्मचारीगण घबरा गए। उनको समझ में नहीं आता था कि क्या किया जाए। वे नंद की लाश उठाकर राजमहल की ओर भागने लगे। एकाएक महाराज चंद्रगुप्त की जय से आकाश मंडल गूंज उठा। अमात्य राक्षस समझ गई कि इस विद्रोह का नेता चंद्रगुप्त ही है। आज के 5 वर्ष पूर्व का दृश्य उनकी आंखों के सामने इस अशांत वातावरण में भी एक साथ उपस्थित हो गया। उन्होंने सेनापति को पुकारा, परंतु सेनापति वहां नहीं थे। वे सीधे सेना स्थल पर पहुंचे तथा रणभेरी बजाने की आज्ञा दी। उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा, जबकि उनकी आज्ञा की अवहेलना की गई। सेना तो सेनापति की ही आज्ञा मानती है अमात्यवर, एक सैनिक ने अभिवादन करके नम्रता पूर्वक कहा। यदि सेनापति अनुपस्थित हो तो उच्च अधिकारियों की आज्ञा मानना तुम्हारा कर्तव्य है सैनिक, अमात्य ने कुछ रोष तथा प्रार्थना मिश्रित स्वर में कहा। परंतु उनका तर्क निष्फल रहा। राक्षस समझ गया कि सेना उसका साथ नहीं देगी। उसकी आंखों के सामने अंधकार छा गया, परंतु भीषण अंधकार में भी वह हाथ पर हाथ रख के बैठने वाले नहीं थे। राजमहल के रक्षक आदि थोड़ा बहुत सैन्य एकत्र करके सुमाल्य की अध्यक्षता में उन्होंने पर्वतक का सामना किया, परंतु उनकी थोड़ी सी सेना पर्वतक एवं चंद्रगुप्त की विशाल सेना के सामने कहाँ टिक सकती थी। प्रचंड ज्योति पुंज को बुझाने की इच्छा रखने वाले पतंगों की भांति वह भी नष्ट हो गई। सुमाल्य युद्ध में मारा गया। पर्वतक मगध का सम्राट बनने की इच्छा से आया था, परंतु जब विजय के बाद उसने चंद्रगुप्त का जय घोष सुना तो वह आश्चर्यचकित रह गया। उसके सहकारी सिंधु, मलय, कश्मीर, कुलुत, वाहिक, अश्वक, शूद्रक, मालव, कंबोज, गंधार सबके सब चंद्रगुप्त के साथ थे और उससे भी बढ़कर मगध की सेना तथा जनता चंद्रगुप्त का स्वागत कर रही थी। राजा नहुष की भांति पर्वतक स्वर्ग से ढकेला जा रहा था। वह अपना सहायक खोजने लगा जो उसको फिर स्वर्ग के सिंहासन पर बैठाए। उसे अपने पुराने मित्र अलेक्जेंद्र की याद आई। इस तरह अपनी बाजी देखती जाकर पर्वतक ने अंत में देश को ही दांव पर लगा दिया। स्वार्थी व्यक्ति स्वार्थ सिद्धि के लिए देश तक को बेचने को तैयार रहता है। यही पर्वतक ने किया। उसने सेल्यूकस को भारत पर आक्रमण करने के लिए बुलाया, परंतु उसके विपक्षी खिलाड़ी चाणक्य और चंद्रगुप्त थे। उनसे बाजी जीतना आसान नहीं था। आचार्य चाणक्य को ज्ञात हो गया कि पर्वतक ने अपने दूत सेल्यूकस के पास सहायता के लिए भेजा है। पर्वतक को मार्ग से वैसे ही हटाना था। अब तो वह देशद्रोही था। उसको दूर करने में विलंब करना ही पाप था। पर्वतक वीर होते हुए भी विलासी है, यह आर्य चाणक्य को विदित था। उसकी यह दुर्बलता उसकी मृत्यु का कारण बनी। एक दिन आर्य चाणक्य ने एक सुंदर विष कन्या उसके पास भेजी। दूसरे दिन जब पर्वतक के शिविर से उसकी अर्थी निकली तो दुनिया ने जाना कि पर्वतक भी उसी लोक को गया जहां सबको जाना है। समस्त उत्तर भारत के राजा अथवा गणराज्यों के अधिकारी मगध में उपस्थित थे। बड़े समारोह के साथ चंद्रगुप्त का अभिषेक हुआ। महाराज चंद्रगुप्त की जय समस्त उत्तर पथ में गूंज गई। परंतु यह तो भारत के भाग्योदय का उस काल था। पश्चिम की ओर से भागता हुआ अंधकार इस बाल रवि को घृसने का अभी भी निष्फल प्रयास कर रहा था। सेल्यूकस का दुस्साहस। पर्वतक अपने देशद्रोह का फल पा चुका, परंतु उसका तीर तो छूट ही चुका था। छूटा हुआ तीर वापस नहीं आता। सेल्यूकस को भारत के इस कुपूत का संदेश मिला। वह तो स्वयं ही भारत विजय की तैयारी में था। बिना भारत विजय किए उसको निकेतर विजयी की उपाधि धारण करना खटकता था। नियति भी उसकी इस उपाधि तथा इस उपाधि के धारण करने की इच्छा पर छिपे छिपे मुस्कुरा रही थी। क्या महाराज पर्वतक ने गंधार प्रदेश का मार्ग यूनानी सेना के लिए सुरक्षित कर दिया है? सेल्यूकस ने पर्वतक के दूत से पूछा। अश्वकों के भीषण युद्ध की याद करके उसकी देह से पसीना छूटने लगा। उनसे फिर युद्ध करने की उसकी हिम्मत नहीं थी। सुरक्षित करने का प्रश्न ही कहाँ है महाराज। उत्तर भारत के समस्त राजा एवं अधिपतिगण तो मगध की राजधानी में अपनी अपनी सेना लिए पड़े हैं। सीमांत से लेकर मगध तक भारत अनाथ जैसा है, वरन मगध में चंद्रगुप्त से जरा लड़ना होगा। चंद्रगुप्त से? सेल्यूकस ने एकदम चौंक कर कहा। दूसरे ही क्षण सेल्यूकस ने गहरी सांस लेकर कहा, चंद्रगुप्त तो बहुत बेड़ब व्यक्ति है। उसके कारण तो सम्राट अलेक्जेंद्र को भारत छोड़ना पड़ा था। दूत ने सेल्यूकस की हिम्मत बढ़ाने की गरज से कहा, नंद वंश को उखाड़कर चंद्रगुप्त ने अपने साम्राज्य का बीज अभी बोया ही है। चाणक्य यद्यपि प्रयत्न कर रहा है कि वह बीज शीघ्र ही विशाल वट वृक्ष का रूप धारण कर ले, परंतु महाराज मगध में अभी भी ऐसे व्यक्ति हैं जो इस बीज को जमने नहीं देना चाहते। आपका आक्रमण तो अवश्य ही उत्तर शीत वायु के साथ आने वाली हिमवर्षा के समान होगा।
ऐसे कौन लोग हैं दूत जो चंद्रगुप्त का विरोध कर रहे हैं? सेल्यूकस ने बड़ी उत्सुकता से पूछा। नंदवंश के प्रति भक्ति रखने वालों की कमी नहीं है महाराज। नंदवंश का अमात्य राक्षस ही है जो इस नंदवंश के अभिशाप इस चंद्रगुप्त को फूटी आंखों से भी नहीं देख सकता। क्या महाराज पर्वतक ने उससे बातचीत नहीं की दूत? अवश्य ही की महाराज, परंतु राक्षस इस बात से सहमत नहीं था कि मगध को चंद्रगुप्त के पंजे से छुड़ाकर महाराज पर्वतक मगध की गद्दी पर बैठे। वह तो नंदवंश की अंतिम ज्योति महाराज धनानंद के चाचा स्वार्थर सिद्धि को गद्दी पर बिठाना चाहता था। सेल्यूकस ने मन ही मन में कहा, मैं भी कब चाहता हूँ कि पर्वतक मगध की गद्दी में बैठे, और ना बैठने ही दूंगा। क्या यूनान में शासकों की कमी है जो एक भारतीय भारत का राजा हो? परंतु प्रत्यक्ष बोला, तब तो अमात्य राक्षस की सहायता मिलनी कठिन है। नहीं महाराज, मुझे भारत छोड़ने के पूर्व ही ज्ञात हो गया था कि स्वार्थ सिद्धि का वध करवा दिया गया है, और फिर अब राक्षस को मालूम होगा कि आप भी महाराज पर्वतक की पीठ पर हैं, तब उसे अवश्य ही हम लोगों की विजय का विश्वास हो जाएगा तथा हमारी ओर आने में ही अपना भला समझेगा। आप अपना दूत तो भेजिए। सेल्यूकस ने स्वीकारोक्ति में केवल अपनी गर्दन हिलाई। भारत आक्रमण का उसने निश्चय कर लिया था। दूत को विश्राम के लिए भेजकर अपने सेनापति एवं अधिकारियों को तुरंत ही मंत्रणा के लिए बुलाया। घंटों तक मंत्रणा चलती रही। अलेक्जेंडर पर कैसी बीती थी वह सब जानते थे। भारत पर पुनः आक्रमण किया जाए इसकी हिम्मत नहीं होती थी। यदि इस बार भी पराजय हुई तो परिणाम भी बड़ा भीषण होगा निकेतर, एक अनुभवी सेनापति ने कहा। पराजय और निकेतर दोनों साथ नहीं चल सकते सेनापति। निकेतर पराजय नहीं जानता। भारत की इस अस्त व्यस्त दशा में तथा महाराज पर्वतक जैसा सहायक प्राप्त होने पर भी भारत विजय ना हो सका तो फिर कभी नहीं हो सकेगा। सेल्यूकस ने अपने समस्त सेनापतियों को उत्साहित किया। भारत में कितना अपार धन मिलेगा इसको खूब ही समझाया। सेनापतियों के मुंह में पानी भर गया। बस युद्ध की घोषणा कर दी गई। सब सेना सुसज्जित होने लगी। शीर्षत्राण, खड़ग एवं शूल फिर एक बार सूर्य किरणों में चमचमा उठे। सेना ने भारत की ओर कूच कर दिया। राक्षस के पास दूत तो पहले ही भेजा जा चुका था। वह सोचते थे कि अमात्य राक्षस और महाराज पर्वतक भारत में उनका स्वागत करने को तैयार होंगे, परंतु अंदर ही अंदर उनसे भी अधिक बर्बल शक्ति कार्य कर रही थी। सशक्त भारत। सिंधु का शांत प्रवाह आज विशुद्ध हो उठा है। मगध की सेना उसके बाएं तट पर डेरा डाले पड़ी है। घोड़ों की हिनहिनाहट तथा हाथियों की छिगाड़ ने एक बारगी फिर तपोवन के तपस्वियों की शांति को भंग कर दिया है। सेना का एक विभाग तो 8 दिन पूर्व ही यहाँ आ गया था, दूसरा आज ही मगध से आया है। उसके समस्त कर्मचारी गण अपने अपने शिविर में आयोजन करने में लगे हुए हैं। शत्रु को इस बार ऐसा कीलना होगा कि वह फिर सिर उठाने का नाम भी न ले, एक सैनिक ने कहा और पटकुटी के मेघ पर जोर से हथौड़ा मारा। अलेक्जेंडर की इतनी दुर्गति हुई, फिर भी ये यवन भारत की विजय की कल्पना करते हैं काका, इतने धृष्ट हैं। पास ही पटकुटी पर रस्सा पकड़े हुए एक युवक ने अधेड़ उम्र सैनिक से कहा, इसमें शत्रु की धृष्टता या हिम्मत का क्या प्रश्न है हेमनाथ, ये तो हमारा ही दोष है। हमारी अराष्ट्रीय प्रवृत्तियां ही तो हमारे घर में घुसने को उकसाती हैं। परंतु अब भारतवर्ष अलेक्जेंडर के समय से अधिक संगठित एवं शक्तिशाली है। महाराज पर्वतक पुरु राज्य की रक्षा के लिए अलेक्जेंडर से लड़े थे, परंतु आज तो हम भारत की रक्षा के लिए लड़ने आए हैं। कितना ही अंतर है तब में और अब में। काका, तुम भी लड़े थे यवनों से? हेमनाथ ने पूछा। मुझे ये सौभाग्य कहाँ मिल सका? अरुणाभ ने ठंडी सांस लेते हुए कहा। जब मैंने सुना कि अलेक्जेंडर ने भारत पर आक्रमण किया है तो मेरी भुजाएं फड़कने लगी, रक्त में उबाल आया, परंतु महाराज नंद की कायरता ने हमारे खड़ग को म्यान से निकलने न दिया। हमारा तीर तुनीर में ही रह गया। और भी हेमनाथ, तब हमें बहुत थोड़े ही मगध के आगे देख सकते थे। हरिशील से ही पूछो, एक सैनिक की ओर इशारा करते हुए। उसने उस समय क्या उत्तर दिया था? पिछली बातों की याद दिलाकर क्यों लज्जित करते हो भाई? हरिशील बोला। आज तो मैं समस्त भारत को अपना समझता हूँ। आज दुगुने शत्रुओं का संहार करके अपना ऋण चुकाऊंगा। अमात्य राक्षसी जब नंदवंश और मगध के आगे नहीं सोच सकते थे तो फिर हमारी ही क्या बात है? कुछ संतोष मानते हुए हरिशील ने कहा। अरुणाभ बोला, आज तो अमात्य राक्षस की राष्ट्रीयता की प्रशंसा ही करनी होगी। पहले तो वे महाराज चंद्रगुप्त का ही विरोध करते रहे, परंतु अब सेल्यूकस का दूत उनके साथ देशद्रोह का संदेश लेकर आया तो इस राष्ट्रीय आपत्ति के समय उन्हें महाराज का साथ देना ही ठीक समझा। ज्ञात है उन्होंने सेल्यूकस के दूत से क्या कहा? उन्होंने कहा कि दूत जाओ, सेल्यूकस से कह देना पर्वतक भारत का अंतिम देशद्रोही था और वह वहां पहुंच चुका है जहां प्रत्येक देशद्रोही अपने पाप का प्रायश्चित करता है। आकाश कुसुम की भांति भारत में देशद्रोही ढूंढने का प्रयत्न ना करना, यही कारण है कि भारत आज इतना सशक्त है। रामवीर बोला, संपत्ति में देश का साथ ना देने वाला क्षमा किया जा सकता है, परंतु विपत्ति में शत्रु के साथ मिलकर देशद्रोह करने वाला तो दूर रहा,
देश का साथ ना देकर चुप बैठने वाला भी क्षमा नहीं किया जा सकता। इसलिए तो अमात्य राक्षस ने फिर मंत्री पद ग्रहण कर लिया है। सेल्यूकस का आक्रमण तो हमारे लिए वरदान स्वरूप है। इसने हम सबको कितना निकट ला दिया है। आज संपूर्ण भारत एक आवाज से बोलता है और एक इशारे पर काम करता है। इस एकता में कितनी शक्ति है, यह सेल्यूकस को अभी मालूम हो जाएगा। कहते कहते हरिशील जोश में आकर खड़ा हो गया। इतने ही देर में भेरी बजी, मानो हरिशील ने जिस एकता का वर्णन किया था उसे वह प्रत्यक्ष दिखाना चाहती हो। शब्द भेदी बाण। सिंधु के तट पर सैनिकों को अधिक बाट नहीं जोहनी पड़ी। 2 ही दिन पर गुप्तचर ने समाचार दिए कि सेल्यूकस ने अपनी विशाल सेना लेकर मगध पर आक्रमण करने की तैयारी से कुछ ही दूर डेला डाले पड़ा है। चंद्रगुप्त ने यही उचित समझा कि युद्ध सिंधु के तट पर किया जाए। अलेक्जेंडर यदि वितस्ता के तट पर हारा था तो सेल्यूकस को उससे भी उत्तर सिंधु के ही तट पर पराजित किया जाए। सेल्यूकस ने दूसरे दिन सिंधु के तट पर चंद्रगुप्त की सेना देखी तो उसकी समस्त आशाओं पर पानी फिर गया और उसके मन के लड्डू चूर हो गए। सोच रहा था कि वह पाटलिपुत्र तक बेरोक टोक चला जाएगा, परंतु यह तो सिर मुड़ाते ही ओले पड़े। भारत के अंदर झांकते ही मुंह पर तमाचा पड़ने की आशंका हो गई। फिर भी उसने धैर्य नहीं छोड़ा। उसकी सेना में कानाफूसी होने लगी। सैनिकगण कहने लगे कि उनको धोखा दिया गया है। उन्हें तो बताया गया था कि वह मगध तक निर्दय लूटते पाटते चले जाएंगे और वहां चंद्रगुप्त से, जो कि अभी स्वयं अस्थिर है, युद्ध करना पड़ेगा। परंतु यहाँ तो लूट दूर रही, प्रथम ही युद्ध पाले पड़ा। सेल्यूकस ने सैनिकों को बताया, हमारे लिए आज बड़े सौभाग्य का विषय है। महाराज अलेक्जेंडर जब भारत में आए थे तब उनको अनेक युद्ध करने पड़े थे। प्रत्येक राजा से, प्रत्येक गण के अधिपति से उनका युद्ध हुआ था। एक एक चंपा भूमि के लिए मानो रक्त बहाना पड़ा था। परंतु आज तो हमारे सामने केवल एक ही युद्ध है। सामने पड़ी हुई छोटी सी सेना को यहाँ हमने धराशायी किया तो दूसरे ही क्षण समस्त भारत हमारे चरणों पर लौटता हुआ दिखाई देगा। फिर युग युगों तक इसकी अपार धनराशि से हम अपने कोष भरेंगे। बस एक बार दृढ़ता से आक्रमण करने की आवश्यकता है। सिंधु के उस पार हमारा शिकार पड़ा हुआ है। सैनिकों वहीं देवादिदेव ज्यूस के समानार्थ गोबली का आयोजन होगा। यवनपति की जय, निकेतर की जय से सिंधु का पश्चिमी आकाश गूंज उठा। पूर्वी तट पर इस गूंज की एक क्षीण ध्वनि सुनाई दी। वर्षा काल की पूर्वी हवाएं तो भारत के इस शत्रु को पश्चिम की ओर खदेड़ रही थी। इस जय घोष को वे इस तट पर कैसे आने देती। प्रकृति भी वीरों की सहायता करती है। सेल्यूकस ने उसी प्रकार चालाकी से रात्रि के अंधकार में सिंधु पार करने का प्रयत्न किया जिस प्रकार अलेक्जेंडर ने वितस्ता को पार किया था। परंतु पूर्व अनुभव से सीख न लेने वाले मूर्ख लोग भारत में नहीं रहते थे। चंद्रगुप्त केवल वीर एवं शूर ही नहीं था, अपितु वह एक कुशल सेनापति भी था, जो कि युद्ध विद्या की निपुणता के कारण रण के समस्त दांव पेच भी जानता था। उसने अपनी सेना का एक विभाग नदी के ऊपर तथा दूसरा नीचे नदी पार करके सेल्यूकस की सेना के पार्श्वर पर आक्रमण करने को भेज दिया। कुछ चुने हुए धनुधारियों को नदियों के उत्तर में झाड़ियों के पीछे बिठा दिया। यहाँ नदी के बीच में एक द्वीप था। इसी स्थान पर सेल्यूकस ने नदी पार करने की योजना बनाई थी। अंधकार में हाथ को हाथ नहीं दिखाई देता था। सेल्यूकस की सेना की एक टुकड़ी दबे पांव उक्त स्थान की ओर बढ़ती जा रही थी। किनारे पर नावों का बेड़ा तैयार था। सैनिक एक एक करके नाव पर बैठे। डांड की छपछप रात्रि की शांति को भंग करने लगी। एक एक करके नावें द्वीप के किनारे पर आने लगी। सैनिक गण उतरे। उनकी एक मंजिल तय हो गई। अपनी सफलता पर विश्वास हो गया। हिंदू बड़े भोले होते हैं, वे केवल आमने सामने ही लड़ना जानते हैं, एक सैनिक ने मन ही मन में कहा। द्वीप से फिर बाएं तट की ओर नावें चलने लगी। जैसे ही मांझी ने डांड पर हाथ मारा कि एक सनसनाता हुआ तीर आया और नाविक के वक्षस्थल को बेधता हुआ पार निकल गया। नाविक पानी में गिर गया। नदी में आवाज हुई। इससे पूर्व की सैनिकगण कुछ भी समझ पाते। सनसनाते हुए सहस्त्रों तीरों से बिद्ध होकर एक एक करके गिरने लगे। यवन सेना में हाहाकार मच गया। अंधकार के कारण वे ये भी ना जान सके कि बाण वर्षा कहां से और कौन कर रहा है। एक सैनिक ने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया। पास ही सैनिक बोल उठा, उधर निशाना लगाओ। बस दूसरे ही क्षण दोनों सैनिक चीख मारकर गिर पड़े। चंद्रगुप्त के सैनिक शब्द भेदी बाण चला रहे थे। अंधकार में ही वे अपना लक्ष्य भेद करने की योग्यता रखते थे। सिंधु का जल लाल हो रहा था। यवन सेना को वापस लौटने की आज्ञा हुई। छाती के स्थान पर पीठ पर वार सहने का निश्चय हुआ। किनारे पर पहुंचे न पहुंचे कि सामने से भी आक्रमण हुआ। चंद्रगुप्त की सेना नदी पार कर चुकी थी। सेल्यूकस घबरा गया। उसने अपनी बची हुई सेना को बुलाने के लिए दूत भेजा, परंतु वह अभी नदी के नीचे की ओर से पार करने वाली चंद्रगुप्त की सेना की टुकड़ी के आक्रमणों से व्यस्त थी। यवन सैनिकों पर चारों ओर से मार पड़ने लगी। उनमें त्राही त्राही मच गई। अरुणोदय के समान पूर्व और पश्चिम दोनों ही ओर रक्ताभा दृष्टिगोचर होती थी। पश्चिम में यवनों के रक्त से धरा लाल थी तो पूर्व में क्षितिज के मुख पर भारत के सपूतों की वीरता के कारण प्रसन्नता की लाली थी। दिन निकलते आधे से अधिक यवन समाप्त हो चुके थे। दिन भर और युद्ध चला, परंतु यवनों के पांव उखड़ चुके थे। सेल्यूकस के पतन उनको न रोक पाए। अंत में उसने संधि की प्रार्थना करने में ही अपनी कुशल समझी। दोनों ओर से युद्ध रोक दिया गया।
संधि की शर्तें तय होने लगी। सच में तो शर्तें तय करने का कोई प्रश्न ही नहीं था। चंद्रगुप्त विजयी था, वह जो कुछ भी कहता सेल्यूकस को मानना ही पड़ता। परंतु भारत ने अपनी सफलता एवं शक्ति का कभी ऐसा नग्न परिचय नहीं दिया है। साथ ही प्रवर्तक की भांति इस बार संधि का दिखावा करके चंद्रगुप्त को मूर्ख भी नहीं बनाया जा सकता था। स्वयं आर्य चाणक्य ने संधि की शर्तें तय की। इसके अनुसार सेल्यूकस ने प्रथम तो फिर कभी भारत पर आक्रमण न करने की प्रतिज्ञा की। अपने राज्य के 4 प्रांत चंद्रगुप्त को दे दिए तथा अपनी पुत्री हेलेन का विवाह भी चंद्रगुप्त के साथ कर दिया। उसका दूत मेगास्थनीज भी बहुत काल तक चंद्रगुप्त के दरबार में रहा। इस प्रकार चंद्रगुप्त का राज्य समस्त मध्य एशिया तक फैल गया। संगठित तथा शक्तिशाली भारत क्या कर सकता है, यह इस युद्ध ने दिखला दिया। इसके पश्चात चंद्रगुप्त को कुछ और छोटे छोटे युद्ध भारत में ही दक्षिण में करने पड़े। चंद्रगुप्त का उद्देश्य तो उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम समस्त भारत को एक सूत्र में बांधना था और यह उनकी महानता है कि 12 वर्ष में ही एक विशाल साम्राज्य का निर्माण करके उन्होंने अपने इस ध्येय की पूर्ति की। विष्णु का अवतार। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य उन कतिपय इतिहासकार निर्माताओं में से हैं जिनको पग पग पर सफलता ने वर्णन किया। इसका श्रेय उनकी तीव्र लगन एवं अनवरत अध्यवसाय को है। वहाँ उनकी इस विलक्षण बुद्धि को भी है जिसके कारण उन्होंने अपने हाथ से किसी भी अवसर को नहीं जाने दिया। शिकारी की भांति वे उचित अवसर की ताक में रहे तथा अवसर आने पर अपनी संपूर्ण शक्ति से सर्वस्व की बाजी लगाने में तनिक भी हिचकिचाहट नहीं की। कूटनीति के समस्त दांव पेच अपने गुरु एवं सहायक आर्य चाणक्य से उन्होंने व्यवहारिक रूप में सीखे थे। वे अत्यंत वीर एवं साहसी थे। उन्होंने सदैव अपनी सेना के आगे रहकर युद्ध किया। विपत्तियों में स्वयं सबसे पहले कूदे और फिर अपने सहायक देशभक्तों को आह्वान किया। अपने साहस एवं वीरता के कारण ही वे प्रथम तो अलेक्जेंद्र के विरुद्ध विद्रोह करके और फिर सेल्यूकस पर अपना विजय पाकर पंजाब, सीमांत और पश्चिम भारत की समस्त वीर जातियों से सम्मान एवं श्रद्धा पा सके। उनकी निर्भीक एवं स्वतंत्र प्रकृति का पता तो उस घटना से ही लग जाता है जिसमें वे अलेक्जेंद्र से मिले और उसे काफी जली कटी सुनाई। इतने निर्भीक एवं स्पष्टवादी होने पर भी वे सदैव लोकप्रिय रहे। इसी लोकप्रियता के कारण मगध के सिंहासन पर बैठने के पूर्व ही वे जनता के हृदय सम्राट बन चुके थे। अपने इसी गुण के कारण मालव, शूद्रक गणराज्यों के नागरिकों पर, जो कि प्रजातंत्री शासन के कारण अत्यंत स्वतंत्र मनोवृत्ति के थे, आधिपत्य जमा सके। उनकी लोकप्रियता तथा भारत के बड़े बूढ़े सबके हृदय में आदर का स्थान प्राप्त करने का कारण था उनकी निस्वार्थ देशभक्ति। यदि अपने ही लिए उन्होंने ये सब प्रयत्न किए होते तो शायद देश उनका इतना साथ न देता। सम्राट चंद्रगुप्त अपने काल से ही एक महान विजेता भी थे, परंतु अपनी विजय के मद में मत होकर अपने शत्रु के प्रति कभी क्रूरता का बर्ताव नहीं किया। हिंदू संस्कृति की अमूल्य निधि सहिष्णुता को उन्होंने कभी भी नहीं छोड़ा, परंतु सहिष्णुता, दया और मैत्री के बड़े बड़े शब्दों के माया जाल में फंसाने वाले शत्रु की दाल भी उन्होंने नहीं गलने दी। विजय के पश्चात ना तो अलेक्जेंद्र के समान उन्होंने विजित राजा का निर्दय पूर्वक वध करवाया और ना प्रवर्तक के समान विजयी होने पर विजित के चंगुल में फंसे। सेल्यूकस को हराकर उससे उन्होंने सम्मान पूर्वक मैत्री की, परंतु अपने देश के हित और गौरव को भी आंच नहीं आने दी। वे एक महान विजेता ही नहीं, एक सुयोग्य शासक भी थे। साम्राज्य को दृढ़ एवं शक्तिशाली बनाने के लिए उन्होंने बहुत से कार्य किए। अपनी प्रजा एवं देशवासियों के हित में उन्होंने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। देश की आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक, बौद्धिक, सर्वांगीण उन्नति के लिए सब प्रकार के कार्यों का भार मौर्य शासक ने अपने ऊपर ले रखा था। साम्राज्य की इतनी सुंदर व्यवस्था थी कि पाटलिपुत्र से संचालित सम्राट की प्रत्येक आज्ञा का पालन आज के भारतीय साम्राज्य से दुगुने विस्तृत साम्राज्य के कोने कोने में बिना किसी अपवाद के होता था। सम्राट चंद्रगुप्त स्वयं अत्यधिक परिश्रमी थे। उसी प्रकार परिश्रम एवं दक्षता पूर्वक शासन के कर्तव्य का पालन किया। शासन के प्रत्येक विभाग का उनको ज्ञान था तथा समय समय पर उनकी जांच पड़ताल भी करते थे। न्यायालय में स्वयं जाकर बैठते थे तथा जनसाधारण की भी उसके पास तक पहुंच थी। निश्चय ही कौटिल्य के अर्थशास्त्र में वर्णित आदर्श सम्राट का चित्र उन्हीं के आधार पर बना है। आदर्श सम्राट महाकुलीन, दैव बुद्धि, दीर्घदर्शी, धार्मिक, वीर, उत्साही, दृढ़ निश्चयी एवं स्वार्थ त्यागी होना चाहिए। उसका व्रत कर्तव्य के लिए सदा तैयार रहना है। उसका यज्ञ शासन संबंधी कार्यों को ठीक ठीक करना है। सब प्रजा को समान देखना उसका पुण्य है। प्रजा के सुख में उसका सुख, प्रजा के हित में उसका हित है। उसको अपना नहीं किंतु प्रजा का हित ही प्रिय होना चाहिए। राष्ट्र की स्वतंत्रता और शक्ति के केंद्र सम्राट चंद्रगुप्त निश्चय ही आदर्श के अनुयायी थे।
सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की विजयों, उनका साम्राज्य निर्माण, उनकी सफल शासन प्रणाली तथा प्रजाहित के कार्यों की दृष्टि से वे न केवल भारत के ही वरन संसार के सफल विजेताओं, राष्ट्र निर्माताओं और शासकों में एक उच्च स्थान पाते हैं। इसलिए उन्हें मुद्र राक्षस ने विष्णु का अवतार तक कहा है। जिस दृष्टिकोण से हमने अपने अन्य महापुरुषों और राष्ट्र निर्माताओं को विष्णु का अवतार माना है, उसी दृष्टि से देखा जाए तो मुद्र राक्षस का कथन किसी भी प्रकार अतिशयोक्ति नहीं कहा जा सकता। उपसंहार। आंखों में एक स्वप्न और हृदय में महत्वाकांक्षा को प्रतीत करने वाली देशभक्ति की चिंगारी लिए हुए दो हिंदू युवकों ने क्या कर दिखाया, ये हमने इन पृष्ठों में देखा। दोनों के ही मन में अपनी मातृभूमि की आत्मा को जगाकर हिमालय से समुद्र पर्यंत सहस्त्र योजन व्यापी एवं चातुरंग राज्य प्रतिष्ठापित करने की धुन समाई हुई थी और दोनों ही थे धुन के पक्के। मातृभूमि की इस सेवा में जहाँ एक ने अपनी मेधा को लगाया, वहाँ दूसरे ने अपनी भुजाओं को। दबाकर कुचल डालने वाली आपत्तियों के भार को एक ओर फेंककर जब जब भारतवर्ष ने अपना मस्तक गौरव से ऊंचा उठाया है, तब तब देश में राष्ट्र की मूलभूत क्षात्र और ब्राह्म शक्तियों का उदय हुआ है। तभी उनके प्रतिनिधि रूप में साथ साथ वाल्मीकि और रामचंद्र, व्यास और श्री कृष्ण, याज्ञवल्क्य और जनक, रामदास और शिवाजी जैसे दो महापुरुषों का आविर्भाव हुआ है। चाणक्य और चंद्रगुप्त की भी ऐसे ही जोड़ी थी। इन दोनों की महानता अलग अलग नहीं आंकी जा सकती। हमारी दृष्टि बहिर्मुखी होने के कारण विदेशियों और विधर्मियों के अत्याचारों के फलस्वरूप हुतात्मा होने वाले देशभक्तों के विद्योन्न प्रकाश को हम ही देख पाते हैं। इन दोनों के जीवन का प्रत्येक क्षण देश के लिए व्यतीत हुआ। देश के लिए कैसे जिया जाए, इसकी शिक्षा इनका प्रत्येक कार्य एवं अर्थशास्त्र का प्रत्येक शब्द दे रहा है। देशभक्तों की लंबी परंपरा में देश की बलि देवी पर प्राणों का अर्पण करने वाले देशभक्तों के विद्युत प्रकाश से जहां दो चार पग आगे बढ़कर घना अंधकार में आंखों की स्वाभाविक शक्ति को भी खोकर हम निराश बैठ जाते हैं, वहां इस नंदा दीप के प्रकाश में अध्यवसाय नीति एवं सात्य का पाठ लेकर सहज अपने मार्ग पर जा सकते हैं। पाटलिपुत्र का गत वैभव एवं तक्षशिला के खंडर जहां एक और अपने विगत वैभव की याद दिलाते हैं, वहां उस कर्म योग एवं अक्षुण्ण निष्ठा का भी संदेश देते हैं जिसने उन्हें वह वैभव प्रदान किया। हम सम्राट चंद्रगुप्त और मंत्री चाणक्य के पीछे देशभक्त चंद्रगुप्त एवं देशभक्त चाणक्य को देखें। सम्राट्य एवं मंत्रित्व तो उनकी परिस्थिति विशेष की स्थिति थी, उनका साधारण स्वरूप, उनकी यथार्थता तो उनके एक भारतवासी, एक आर्य, एक हिंदू के नाते ही जानी जा सकती है। उनको सम्राट और मंत्री बनने की लालसा नहीं थी। उनकी तो कामना थी यवनों के चंगुल से भारत की स्वतंत्रता की रक्षा तथा सदैव स्वतंत्रता का उपभोग कर सके, इसके लिए उसे शक्ति संपन्न बनाया। इसलिए तो आर्य चाणक्य ने घोषणा की है, न द्वैवार यस्य दास्य भाव। आर्य कभी भी गुलाम नहीं बनाया जा सकता। हम नित्य प्रति महान राष्ट्रीय निर्माताओं का स्मरण करते हैं और स्मरण करते हैं उन अगणित हिंदू वीरों का जो इन दोनों के हृदय की ज्योति से ज्योतित होकर उस प्रकाश पुंज को प्रकट कर सके जिनमें भारत के दुख, दैन्य और दास्य भस्मीभूत हो गए। हम उस महान संस्कृति एवं समाज को भी आदर के समान स्मरण करते हैं जिन्होंने ऐसी विभूतियां उत्पन्न की। उस भारत भूमि को प्रणाम है जिसने इस महान स्फूर्ति केंद्र को जन्म दिया।